नमस्कार। आप सभी का स्वागत है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम ओवरव्यू में देख चुके हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीति का इतिहास क्या रहा, साथ साथ में हमने संविधान का मतलब, संविधान का इतिहास भी समझा। तो अब हम पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं और मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि ये जो मैं आपके लिए पॉलिटी का क्रैश कोर्स कम फुल कोर्स, यानी क्रैश कोर्स भी है। क्रैश कोर्स इस मतलब से कि कम समय में इसमें बहुत कुछ कवर किया, और फुल कोर्स इसलिए क्योंकि इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने इस क्रैश कोर्स कम फुल कोर्स में आपको एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी एंड घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको समराइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो मैंने आपको इनिशियली गारंटी किया हुआ है कि 80 से 90% सवाल इसी क्रैश कोर्स कम फुल कोर्स में से आ जाएंगे आपको, क्योंकि मैंने इतना सारा इसमें कंडेंस किया है, इतनी सारी चीज़ों को समाहित किया है कि शायद ही कोई ऐसा सवाल निकले जो इससे बाहर हो। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। मैंने आपको ओवरव्यू में ही बता दिया था कि पार्ट 1 में हम एक बार परिचय और प्रस्तावना को दोबारा से देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई विल ट्राई टू कीप इट बाइलिंगुअल। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसे पूरा कंप्लीट करूँगा। एंड मेरे हिसाब से किसी भी भाषा वाले विद्यार्थी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और क्योंकि नोट्स भी मैंने उसी तरीके से बनाए हुए हैं, तो नोट्स डाउनलोड करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ आपको। देन हम संविधान के स्रोत एवं संविधान का बनना, द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है और उन देशों के कौन कौन से गुणधर्मों को अपनाया गया है, साथ साथ में उसमें भारत की इंडिजिनियस फीचर्स क्या हैं। देन संविधान का बनना, क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि हम संविधान के विकास क्रम की यात्रा को देखेंगे। देखो, पुराने समय से राजा महाराजाओं के टाइम पे जो था वो फिक्स संविधान होता नहीं था। उसके बाद में जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध जीता, तो उसके बाद में बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड के राजा महारानी के द्वारा वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया 1773 में। तो वो भारत के संविधान की पहली नींव मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि वो पहली बार लिखित संविधान आया था बीईआईसी के लिए कि तुम्हें किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और किस तरीके से तुम भारत के अंदर जिन क्षेत्रों पे शासन कर रहे हो वहाँ पे किस तरीके से राजस्व इकट्ठा करोगे, किस तरीके से दीवानी अधिकार आपको मिलेंगे। ये 1773 में पहला आया था। उसके बाद में हर 20 साल में चार्टर एक्ट आए, 1793 में, 1813 में, 1833 में, एंड देन 1853 में। उसके बाद क्रांति हुई 1857 की, एंड देन फिर भी कंटिन्यूसली जो चार्टर आते रहे, या जिन्हें हम भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी बोलते हैं, और फिर 1909 के बाद में उसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना गया। 1909 में भारत शासन अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटरी रिफॉर्म बोला गया। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जीओआई एक्ट आया, एंड 1935 में आया। फिर उसके बाद में भारत की आज़ादी की शुरुआत हो चुकी थी और मोस्टली लगने लग गया था कि भारत आज़ाद होने वाला है। उसके अलग अलग कारण हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जन आंदोलन का चलाया जाना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर देना, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की पूरी तरीके से, एक तरीके से ये मान के चलिए 1943 और 44 तक तो ब्रिटेन हार ही चुका था और पूरा ब्रिटेन तबाह हो चुका था। वो जर्मनी के हिटलर के द्वारा किया गया था। तो जर्मनी ने इतने बुरे तरीके से तबाह किया ब्रिटेन को कि ब्रिटेन खुद को नहीं संभाल पा रहा था, तो वो अपने कॉलोनीज को कैसे संभाल पाता। और अंतिम कील जो साबित हुई वो इंडियन रॉयल नेवी, जो IRN है, इंडियन रॉयल नेवी है, उसने मुंबई के तट पे जो है वो विद्रोह कर दिया था। और उसके कारण अंग्रेज डर गए थे कि अगर भारतीय लोग ही अगर खड़े हो गए और हमें मारने लग गए तो फिर हमें यहाँ पे बचाने वाला भी पैदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया फाइनली। और दूसरा अंतिम सरकार वहाँ पे जो है वो सरकार चेंज हो गई थी, लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो क्लीमेंट एटली आ चुके थे, वो एक थोड़े से लिबरल थे, तो उन्होंने भारत को आज़ादी देने का निर्णय किया। और फिर उस समय लगने लग गया था कि भारत आज़ाद होगा, तो उस समय फिर संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू की गई। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसके आधार पर चुनाव कराए गए थे, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये पूरा हम जो है संविधान के स्रोत और संविधान बनने की पूरी कहानी यहाँ पे हम कवर करेंगे। ओके, देन संविधान का ढांचा, जैसे कि बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू में ही विशेषताएं ये सब मैं आपको बता ही दूंगा। यहाँ पे शुरुआत हम विशेषताओं से करेंगे कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है। मैंने शुरुआत से ही बताया हुआ आपको कि भारत का संविधान भारत का सुप्रीम लॉ है। कानून बहुत सारे होते हैं, उन बहुत सारे कानूनों में एक सबसे इम्पोर्टेंट कानून है अपना संविधान। सबसे ऊपर रहने वाला कानून है हमारा संविधान। तो संविधान ही हमारे भारत के राजनीतिक
गुणों को डिसाइड करता है। संविधान ही हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों और राज्यों के लिए डीपीएसपी निर्धारित करता है। साथ साथ में केंद्र और राज्यों के लिए शक्तियाँ क्या होने वाली हैं, यानी उनकी शक्तियों का पृथक्करण निर्धारित करता है। उसके अलावा संसद कैसे बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में विधानमंडल, ये सब कैसे बनेंगी, यानी सरकार किस तरीके से बनेगी, ये भी हमारा संविधान जो है वो लिखित बताता है। देन हमारा संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा इस लेक्चर का जो मुख्य उद्देश्य है, समझाना तो है ही, मैंने आपको बोला स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, समझाना है, कॉन्सेप्ट आपको याद कराने कहानियों के थ्रू, लेकिन फाइनली फैक्ट जोड़ना है। तो बहुत सारे फैक्ट होंगे जिसमें हम भाग, जितने भी भाग 22 भाग हैं, एक्चुअली में अभी वर्तमान में 25 हो गए, उन सभी भागों को याद करेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से रटेंगे, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अनुसूचियाँ रटेंगे क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मैं रटाने का काम भी करूँगा। देन परिशिष्ट से सवाल नहीं पूछे जाते, 5 परिशिष्ट हैं, एक बार ओवरव्यू में देख लेंगे। देन आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, देखो 395 अनुच्छेद हैं टोटल, ठीक है। अब वर्तमान में उनकी संख्या 450 प्लस हो चुकी है, मे भी 500 तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि नया 396वां अनुच्छेद लिखा नहीं गया है संविधान के अंतर्गत। अब हमें अगर कोई संविधान संशोधन करना होता है तो नया, जैसे 21 के साथ में अगर नया कोई अनुच्छेद जोड़ना था, 21A कर देते हैं, 397 98 नहीं किया हमने। तो संख्या तो बड़ी है, लेकिन ओरिजिनली बोलने के लिए 395, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद हैं और वहाँ 395 का ऑप्शन है तो वही डालना है। अगर 395 का ऑप्शन नहीं है तो 450 प्लस जो है वो आप डाल सकते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ। फिक्स संख्या नहीं देंगे। अगर वो ऐसा पूछा गया सवाल कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो पहला ऑप्शन अगर वो 395 देते हैं तो 395 ही राइट आंसर है। अगर वो ऐसे बोलते हैं 400, 415, 420 या 450 या 500 बोलते हैं, तो अगर फिक्स संख्या देते हैं तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। उन्हें देना पड़ेगा, इस तरीके से देना पड़ेगा, या तो 400 प्लस लिखना पड़ेगा, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, क्योंकि फिक्स संख्या दे ही नहीं सकते वो, ठीक है। देंगे तो 395 देंगे। तो हमें उनमें से करीब 70-80 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ अपनी PDF में डिज़ाइन किए हुए हैं। बहुत शानदार तरीके से PDF डिज़ाइन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पार्ट वाइज जो है वो यहाँ पे इसमें डाले हुए हैं। ये देखिए आप, भाग और भाग के अंदर कौन है, और मैं ये काम करूंगा आपके लिए, ये मेरा रटाने का काम है, मैं निश्चित आपके लिए रटाने वाला काम भी करूंगा, ओके। देन संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, उसके आधार पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों के आधार पर डिसाइड किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट, और यहाँ संविधान संशोधन और न्यायालय के प्रमुख निर्णय, यहाँ तो मैं आपको ओवरव्यू में बताऊंगा, जस्ट ओवरव्यू में आपकी दिमाग की नज़रों के सामने होना चाहिए कि भारत के अंदर संविधान का मूलभूत ढांचा भी है। फिर उसके बाद में प्रमुख 8-10 संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में भी मैं बता दूंगा, एंड न्यायालय के प्रमुख निर्णय, इनको मैं लास्ट अंतिम पार्ट में पूरे डिटेल में लूँगा। क्योंकि देखो, जब भारत का संविधान लागू हुआ है उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला दोनों ही है। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की जो है वो प्रक्रिया बताई गई है, क्योंकि समय के साथ में संविधान में संशोधन करना जरूरी होता है। समय बदलता है, इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उस समय हमें संविधान को रिजिड रखने का कोई मतलब नहीं रहता, हमें संविधान भी बदलना होता है। तो इसलिए संविधान में वहाँ पे प्रावधान किए गए हैं कि संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो अब तक कुल मिला के 125 बार संविधान में संशोधन करने की कोशिश की गई है, लेकिन 105 बार तो संविधान में संशोधन हो ही चुका है। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन रहे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके अलावा जब भी संविधान में संशोधन होते हैं तो हमारे आर्टिकल 13 में लिखा गया है, संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान के किसी भी भाग का उल्लंघन होता है। यानी आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा गया है कि संसद के पास में आर्बिट्ररी पावर नहीं है, वो मनमानी तरीके से कुछ नहीं कर सकती। उसे जो भी कानून बनाने पड़ेंगे वो संविधान के हिसाब से ही बनाने पड़ेंगे, संविधान सम्मत ही बनाने पड़ेंगे। ये हमारे आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे जो संशोधन हुए वो इस तरीके से थे जो हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करते थे, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णय सुनाए। फिर बाद में हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आया। तो ये मिलकर के ही वो सारी चीज़ें प्रोसेस में होती है। ओवरव्यू में हम बताएंगे, उसके बाद में पूरा लास्ट में हम फाइनली
कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से आपको पूरा रटा सकूं। इस लेक्चर सीरीज का, इस वेब सीरीज का मुख्य उद्देश्य है समझाना। केवल समझाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है आपको रटाना। क्योंकि मैंने देखा है पिछली जो लेक्चर सीरीज मैंने आपको बनाई थी जिस पे आराम से 20 लाख से प्लस व्यू हैं, उस पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने एक छोटी सी कमी ये की, मैं आपको रटा नहीं पाया। अब इसमें मैं रटाने का भी काम मैं अपने साथ साथ में कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आंसर राइट कर सकें। ओके, देन शुरू करते हैं। भारत का संविधान, भारत का सुप्रीम लॉ, भारत का सर्वोच्च कानून। भारत के संविधान के निर्माताओं ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से संविधान को बनाया था। जब संविधान सभा के द्वारा डिसाइड किया गया संविधान बनाना है, तो सबसे पहले सोचा गया कि किसको ये काम दिया जाए। तो उन्होंने सबसे अच्छे संविधानवेत्ता बेनेगल नरसिंह राव, VN राव को पकड़ा और उनसे कहा कि आप जो है ना, सभी विदेशों के सभी अच्छे भारत के शास्त्रों में भी जो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उन सबको कॉपी पेस्ट करके एक ड्राफ्ट बना दो, एक खाका बना दो, एक ढांचा बना दो, फिर उसमें से हम छटनी करेंगे। अब छटनी करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कि BN नरसिंह राव ने, उन्होंने BN नरसिंह राव ने बहुत सारे अनुच्छेद लिखे होंगे एक्स्ट्रा, उन्होंने तो पेज बहुत ज़्यादा लिखे होंगे, मे बी 10,000 प्लस पेज लिखे होंगे। अब उसमें से काट छाट करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर को ये काम दिया गया था महात्मा गांधी जी के कहने पे। भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस से नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर जो है वो चुनाव हार भी गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये सब शामिल किया, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी बहुत शानदार इतिहासविद थे, इकोनॉमिस्ट थे, संविधानवेत्ता थे, और पता नहीं उनके पास में क्या क्या अलग अलग उपलब्धियां थीं, उनके पास में बहुत सारी उपाधियां थीं। तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे, और उन्होंने फिर उसे छटनी किया। जो BN राव ने, यानी बेनेगल नरसिंह राव ने जो ड्राफ्ट बनाया, उसे छटनी करने का काम किया प्रारूप समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। फिर उन्होंने जो छटनी करके जो अंतिम प्रारूप बनाया, उसे अपनी संविधान सभा के सामने रखा गया, और उस संविधान सभा में कंटिन्यूअस हर अनुच्छेद पर बहस हुई। हर अनुच्छेद पे उसको सामने रखते, सभी सदस्यों के पास में कॉपी भेजते, फिर सुझाव मांगते, सजेशंस मांगते, क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ हटा देनी चाहिए। तो प्रारूप समिति के बाद में फाइनली ये हमारा संविधान जो है वो कंप्लीट तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। 9 दिसंबर 1940 से शुरू होकर के 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 9 दिसंबर 1940, 26 नवंबर 1949, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे उसमें, ठीक है। ये पूरा उस प्रोसेस में, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी अनुच्छेद थे सब पे वाद विवाद हुआ है, हर समय पे हर अनुच्छेद पे वहाँ टाइम दिया गया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। तो फाइनली जब हमारा संविधान ड्राफ्ट किया, तो उन्होंने उसी तरीके से ड्राफ्ट किया कि लोगों को भी आसानी रहे संविधान को समझने में, संविधान की याद करने में। तो उन्होंने क्या किया, उस संविधान को 22 भागों में बांट दिया। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, लाइक मैं यहाँ आपको ये पॉलिटी का ही क्रैश कोर्स कम फुल कोर्स करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे एक साथ में नहीं लिया है, क्योंकि मुझे पता है एक साथ में लूँगा तो ये बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि चलो पार्ट 1 के रूप में हम कुछ ले लेते हैं, कुछ हिस्सा पार्ट 1 के रूप में ले लेते हैं। मैंने फिर सोचा कि पार्ट 2 के रूप में हम कुछ अनुच्छेदों को या संविधान के कुछ भागों को ले लेते हैं, जैसे कि भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब देखो पार्ट्स में कंफ्यूज मत करना, मेरे पार्ट्स अलग हैं, संविधान के पार्ट्स अलग हैं, ठीक है। मैं जो ये लेक्चर सीरीज पढ़ा रहा हूँ वो अपने पार्ट 1 के अंतर्गत मैं कितना कवर कर रहा हूँ, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से मैंने अपना डिजाइन किया है। संविधान के पार्ट तो सेम ही रहेंगे, वो तो मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इनको कंफ्यूज नहीं करना है। मैं तो इसे 5-6 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संविधान ने उसे टोटल 22 भागों में बांट लिया। कितने? 22 भागों में। 22 भागों का मतलब क्या हुआ? बोले संविधान है, एक ओवरव्यू है, सुप्रीम लॉ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 1 से लेकर 395 तक याद करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसको समझाओ कि किस भाग के अंतर्गत क्या काम रहेगा ओनली। बोले भाग 1 में आप सिर्फ भारत एवं भारत के क्षेत्र के बारे में बात करो कि भारत का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो
पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बताओ कि भारत क्या है, भारत के क्षेत्र क्या हैं, भारत के राज्य क्या हैं। तो बोले ठीक है, भाग 1 में हम भारत के बारे में बात फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, भाग 2 में भारत के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरा नागरिकता का प्रावधान लेके दिया गया उन्होंने भाग 5 उनके अंदर अनुच्छेद नंबर 5 से लेके अनुच्छेद नंबर 11 तक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में भाग 3 में उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि अब हम मूल अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। नागरिक तो बता दिए हमने कौन है, नागरिकों के मूल अधिकार। फिर नागरिकों के मूल अधिकार के बाद में उन्होंने बोला कि जो राज्य बनेंगे उन राज्यों को कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए जाएं ताकि ये नागरिकों के कल्याण कर सकें, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने संघ वाला भाग लिया। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ ही चुकी होगी, एक्सप्लेन काफ़ी बार कर रहा हूँ मैं। हमारा ये संविधान, आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं तो आगे इंडेक्स होती है कि उसमें चैप्टर 2 इस तरीके से होते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान के 395 अनुच्छेद बने थे, तो उन्होंने क्या किया, चलो इन्हें पार्ट्स में बांटते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरीके से पार्ट करते करते उन्होंने इसे टोटल 22 भागों में बांट दिया था शुरू में, ठीक है। वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, तो 22 भागों में बांट दिया था उन्होंने। अब इन भागों के अंतर्गत अनुच्छेद दिए गए थे, अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल जिसे बोलेंगे आर्टिकल। कुछ विशेष बारे में बात करनी हो तो आर्टिकल। कुछ जगह पे ऐसा हुआ जैसे कि पार्ट 5, अब पार्ट 5 जो है आपका अनुच्छेद नंबर 52 से लेके और अनुच्छेद नंबर 151 की बात करता है। ऑलमोस्ट 100 अनुच्छेद हो गए इसके अंतर्गत, ऑलमोस्ट 100 अनुच्छेद। तो पार्ट 5 को बोले यार 100 अनुच्छेद एक साथ में नहीं याद किए जाएंगे, समझ में भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो इसे चैप्टर में बांटते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, बोले इसे चैप्टर के अंदर बांटते हैं, फिर चैप्टर के अंतर्गत हम अनुच्छेद दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से हुआ। और अब देखो आर्टिकल, कोई विशेष प्रावधान के बारे में बात करनी हो तो आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के अंतर्गत भी उन्होंने सब क्लॉज दिए हुए हैं, कहीं कहीं पे लगा हुआ है आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 में तो ओवरव्यू में बोल दिया, लेकिन उसके अंतर्गत अब हमें कुछ स्पेशल बात करनी हो, 13(1), 13(2), इसे बोलते हैं सब क्लॉज, ठीक है। नहीं, एक्चुअली में पहला वाला जो होता है उसे बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरा देना हो तो उसे सब क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है परंतुक और ये होता है उपपरंतुक। लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेन होता है आपका भाग, भाग के अंदर होते हैं चैप्टर, चैप्टर के अंदर होते हैं अनुच्छेद। जरूरी नहीं है हर भाग के अंतर्गत चैप्टर हो, अगर भाग छोटा है तो डायरेक्टली अनुच्छेद को लिख दो, ठीक है। और अगर अनुच्छेद बड़ा है, व्याख्या करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंतर्गत हम 13 है तो उसके साथ में हम उसका क्लॉज जोड़ देंगे। उसके अलावा अगर और ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसके अंतर्गत हम सब क्लॉज जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल होते हैं, ओके। तो कुल मिला के हमारे ओरिजिनल संविधान में जो थे वो 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A, जिसे हम भाग 4A में जोड़ देते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में, तो वो एक नया पार्ट बन गया। तो कुल मिला के अभी 25 भाग हो चुके हैं, और पहले शुरुआत में जो था उसमें 22 भाग थे। अनुच्छेद 395 थे, अभी 450 प्लस हो चुके हैं। अनुसूचियाँ 8 थी। अनुसूचियाँ शेड्यूल्स जैसे होता है ना, अपना कहीं का आप पढ़ते हो तो कहीं पे स्टार लगा होता है, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते जैसे यहाँ एकात्मक के साथ में स्टार लगा हुआ है, अब यहाँ पे कुछ परिभाषा देनी है या इसके बारे में कुछ बताना है तो वहाँ पूरा लिख नहीं सकते, तो वो लिख देते हैं कि इसके बारे में हम बाद में देख लेंगे, लास्ट में स्टार के बारे में हम लास्ट में देख लेंगे, या लास्ट के पन्नों पे लिखा हुआ होगा। जैसे वहाँ लिख दिया कि वेतन भत्ते, अब वेतन भत्ते किन किन को कितना कितना देना है वो लास्ट की अनुसूचियों में डाल दिया जाएगी। वहाँ लिख दिया कि राज्य, तो राज्य कौन कौन से हैं वो एक पूरी लिस्ट बना के अंत में लिख दी जाएगी। वहाँ लिख दिया कि हम शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे, तो वो एरिया कौन से होंगे वो लास्ट में लिख दिया जाएगा। वहाँ लिख दिया कि 9वीं अनुसूची, अब 9वीं अनुसूची को यहाँ लिखने जाएंगे तो बहुत यहाँ झोलमोल हो जाएगा इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि एक अलग पेज में लिख देंगे, अनुसूची में लिख देंगे, लास्ट में एक शेड्यूल बना के लिख देंगे कि इस 9वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है। वहाँ लिख दिया कि राज्यसभा की सीटों का वितरण राज्यों के लिए असमान होगा, तो किस किस तरीके से होगा वो पूरा पूरा लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरीके से शुरुआत में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन होते गए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई, और परिशिष्ट अपेंडिक्स 5 होती हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू में देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू।
तो ओवरव्यू में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ मोस्टली। भारत का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द इंडिया, ये आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें आप समझना, जो सरकारों को जो सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है वो संविधान से प्राप्त होती है, लेकिन संविधान से भी ऊपर कौन है? संविधान से भी ऊपर जनता है। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आए कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास में है, भारत के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता किसके पास में है, तो वो सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता के पास में है। क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट 2 मिनट में, तो वहाँ लिखा हुआ बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम भारत के लोग ही सर्वेसर्वा हैं इस चीज़ का। तो सर्वोच्च सत्ता किसके पास में है? भारत जैसे लोकतंत्र में वो जनता के पास में है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का सुप्रीम लॉ कौन हो गया? संविधान हो गया। ठीक है, एंड उसके नीचे सरकार आती है। तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है, सुप्रीम लॉ कौन सा है? वो अपना भारत का संविधान है। ऐसा नहीं है अकेला यही कानून है, ये एक कानून है जो बाकी सभी कानूनों से ऊपर है। बहुत सारे 1000 से ज़्यादा अन्य कानून भी हैं, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी या आईटी एक्ट जहाँ लिखा आता है वो सब कानूनी होते हैं या लॉ होता है। ये जो अपने जज वगैरह पढ़ते रहते हैं वो सब कानूनी की पढ़ाई होती है। उनकी किताब अगर देखते होंगे ना, वो जितने साइड में आप पूरा उनका गहराज भरा हुआ होता है, वो सारी बुक्स जो होती हैं कानूनों की होती हैं। इवन इफ सुप्रीम कोर्ट कोई जज निर्णय सुना दे वो भी कानून बन जाता है। कोई नया एक्ट लेकर के आया जाता है वो भी कानून बनता ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक अकेला कानून है, इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन ये उन सब कानूनों के ऊपर होता है। यही मेन है, सुप्रीम लॉ है, ऑर्गेनिक लॉ है। ओके, देन ये 3 गुणधर्मों वाला ढांचा प्रदान करता है। 3 गुणधर्मों वाला मतलब ये 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में स्पेशली पूरा बता देता है। पहला तो भारत का मूलभूत राजनीतिक ढांचा कैसा होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से गठित की जानी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सिंबल कैसे दिए जाएंगे, चुनाव कैसे होंगे, वयस मताधिकार पे होंगे, किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। तो ये पूरा अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है ये भी ये डिसाइड करता है। दूसरा, एक साइड में नागरिकों के बारे में पूरी बात करता है कि नागरिकों के मूल अधिकार क्या होने चाहिए, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए। उसके अलावा राज्य नागरिकों का भला करने के लिए किस तरीके से डीपीएसपी को फॉलो करें। ये एक साइड नागरिकों के बारे में बात करता है, एक साइड में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करता है, और एक साइड में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती हैं तो सरकार जो गठन करती हैं उनके बारे में बात करता है। सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार में शक्तियों का पृथक्करण कैसे होगा। उसके अलावा अगर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटना है तो वो किस तरीके से होगा। तो ये 3 तरीके का मेनली गुणधर्म प्रदान करता है, नागरिकों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए और सरकार के लिए। 3 चीज़ समझ में आई, नागरिक, राजनीतिक पार्टी और सरकार, इन तीनों के लिए किस तरीके से जो है वो गुणधर्म डिजाइन करता है। ये पूरा इस संविधान के बारे में बात की गई है, आप समझ सकते हैं कुछ इमेज देख कर आराम से। फिर उसके बाद में कि भारत का संविधान जो है कुछ खास बातें हैं, ये आपको रटी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि मैंने अभी जब घटना चक्र के बहुत सारे क्वेश्चन को समाहित किया तो उसमें बार बार पूछा गया था कि भारत का संविधान बृहद है, एक्सटेंसिव है, आपको पता ही चल गया होगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, इतनी बड़ी मोटी किताब है, तो निश्चित सी बात है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो बनाया गया है वो भारत के द्वारा बनाया गया। संवेदनशील, सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन द सेंस कि आप जानते होंगे कि जब भी आपको कोई सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा दुख दर्द होता है तो आप संवेदनाएं जागने लग जाती हैं कि यार भाई बहुत बुरा हो रहा है इस तरह के। संवेदनशील है, यानी भारत का जो संविधान है वो गरीब, महिलाओं, बच्चों, हाशिए पे जो लोग हैं उन सबके प्रति संवेदनशील है, उनके पॉजिटिवनेस के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ बातें करता है। ये हमारा संविधान है, संवेदनशील है। ओके, सेंसिटिव है। कल्याणकारी, वही बात कि संवेदनशील होगा तो कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। महिलाओं की अगर कुछ कमियां हैं, महिलाओं की परिस्थितियां खराब हैं तो उनकी भलाई करने के लिए कुछ ना कुछ वो योजनाएं बनाने के लिए बात करेगा। वेलफेयरिस्ट इन द सेंस कि सरकार को वेलफेयरिस्ट बनाया गया है। संविधान तो एक किताब है, वो तो रखी रहेगी, लेकिन उस संविधान के हिसाब से जो काम करने वाले लोग हैं वो वेलफेयरिस्ट होने वाले हैं। एंड देन ये परिवर्तनीय है, ओपन टू चेंज है, ये तो सीधी सी बात है। समय परिवर्तन करता है, परिवर्तन के साथ में अगर आपने खुद को परिवर्तित नहीं किया तो आप समाप्त हो जाओगे। एक पूरा लाइन हो गई। तो एक आपने सुना होगा शायद कभी कि परमानेंट क्या चीज़ है, परमानेंट क्या चीज़ है, तो उसमें है कि चेंज इज द परमानेंट। ये बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स चीज़ हो गई कि परिवर्तन ही स्थायी है,
परिवर्तन होता रहेगा, ये निश्चित है। तो उस परिवर्तन के साथ में अगर आपने खुद को परिवर्तित नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे, सीधी सी बात है। ये पुराने पिछले 5 लाख साल या अपनी पृथ्वी का इतिहास देखें 4.5 अरब साल का, तो उस समय से ही ये सब हो रहा है। जो मनुष्य या जो प्राणी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाए परिस्थितियों के हिसाब से, पर्यावरण के अनुकूल हिसाब से, तो वो सब समाप्त हो चुके हैं। ये डार्विन का सिद्धांत भी कहता है कि आपको जो है वो एवोल्यूशन करना होगा, आपको चेंज करना होगा जैसे जैसी परिस्थितियाँ होंगी। ये चीज़ें परिवर्तनीय है। तो ये भारत के संविधान में क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है। रिजिड बना देते हैं, और आज की परिस्थितियाँ, उस समय इंटरनेट था ही नहीं, आज की परिस्थितियों में तो इंटरनेट है, आज की परिस्थितियों में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो अब हम IT एक्ट कैसे लेके आ पाते, IT एक्ट में कैसे प्रावधान करते, तो ठीक है, तो ये परिवर्तनीय है। तो ये भारत को अर्धसंघीय राज्य एकात्मक पूर्वाग्रह वाला बनाता है। यहाँ आपको समझने वाली बात चीज़ है, मैंने ये पूरी लाइन बोली है, अर्धसंघीय राज्य एकात्मक पूर्वाग्रह, यानी क्वाजी फेडरल स्टेट यूनिटरी वाइस्ट। देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल में ये भी पहले बताया हुआ है शायद, USA में जब 13 कॉलोनी मिली थी तो उन्होंने आपस में एक समझौता किया था कि हम मिलकर के जो है वो हम USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। भारत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया है। हम 28 राज्य जो है वो आपस में मिलकर के हमने भारत नहीं बनाया है। हमारे पहले से ही प्रावधान था कि हम जो है वो एक ओवरव्यू, पूरा एक स्टेट है, पूरा एक नेशन है, हमारे अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे। तो हमारा जो है वो अर्धसंघीय है, क्योंकि संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब सभी लोग एक आपस में शामिल हो जाना, ठीक है। जैसे इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये केंद्र है, ठीक है। अब इस केंद्र से अलग अलग राज्य जुड़ जाना इस तरीके से, और अगर वो चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। अमेरिका में ये प्रावधान है कि अभी 50 राज्यों में से कोई भी राज्य अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है, ठीक है। वो एक संघ बन करके आते हैं, ठीक है। और भारत में क्या है कि ये सभी स्टेट जो हैं वो अपने यूनियन के अंदर ही आ चुके हैं एक्चुअली में, ये अलग ही नहीं हो सकते। अर्धसंघ हो गया हमारा, मिले तो हैं लेकिन अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है, तो अर्धसंघ हो गया हमारा, क्वाजी फेडरल हो चुका है। और एकात्मक पूर्वाग्रह, भारत के केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, यूनियन को अधिक शक्तियां दी गई हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में एक स्ट्रांग नेशन बन सके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हम जो है वो मिलकर तो बने, आपसी जो है वो भावनाओं के आधार पे मिलकर बने हुए हैं, लेकिन अलग होने का हमारे पास में कोई प्रावधान नहीं है। अलग राज्य, कोई जैसे पश्चिम बंगाल बोलना चाहे या तमिलनाडु बोलना चाहे कि हम अलग होना चाह रहे हैं, तो अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान को। तो अर्धसंघीय हैं, मिलकर बने लेकिन अलग होने का प्रावधान नहीं है। और एकात्मक पूर्वाग्रह यानी केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों से भारत आज़ाद हुआ, भारत की स्थिति खराब थी। अगर सभी राज्य आपस में लड़ने लग जाते, अलग करने की कोशिश करते, तो निश्चित सी बात है कि हमारा भारत टूट जाता, अन्य देश हम पे आक्रमण करने लग जाते। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम केंद्र को मजबूत किया जाए। तो केंद्र को मजबूत करने के लिए डिफेंस केंद्र के पास में होता ही है, रक्षा सिर्फ केंद्र के पास में होती है, अपनी जो सेना होती है वो केंद्र के पास में होती है, राज्यों की सेना थोड़ी होती है। राज्यों के पास में तो पुलिस व्यवस्था होती है, पुलिस कानून व्यवस्था होती है, रक्षा व्यवस्था नहीं होती है। उसके अलावा केंद्र ने राज्यों के अंदर भी थोड़ा सा एक प्रावधान किया कि हम राज्यपाल हम खुद नियुक्त करके देंगे। उसके अलावा IAS, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी ऊपर से UPSC सेलेक्ट करके हर राज्य के अंदर भेजती है, ठीक है। तो ये भी केंद्र के एकात्मकता की ओर दिखाता है, दर्शाता है, ओके। ये केंद्र की एकात्मकता दर्शाता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो केंद्र ने लिए हुए हैं, और एक प्रावधान भी किया हुआ है कि राज्य सूची में जो कानून है उन पे भी हम, अगर हमें लगेगा कि ये राष्ट्र हित में है तो हम निश्चित सी बात है उन पे कानून बना सकते हैं। और आपातकाल प्रावधान तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन जिसे बोला जाता है। तो हमारा जो स्टेट है वो क्वाजी फेडरल है, अर्धसंघीय है, हम आपस में जुड़कर मिले हैं लेकिन हम अलग नहीं हो सकते, हम अर्धसंघीय हैं, क्वाजी फेडरल है। अब कुछ बोलते हैं फेडरल, कुछ बोलते हैं अलग अलग, बट ओरिजिनली अगर देखा जाए तो क्वाजी फेडरल है हमारा। अगर वहाँ सवाल में आंसर में लिखा हुआ कि भारत का जो संघ बना हुआ है वो किस तरीके से, तो वो अर्धसंघीय है, ओके। एंड एकात्मक पूर्वाग्रह, केंद्र को अधिक शक्तियाँ देने की कोशिश की गई हैं। भारतीय संविधान कठोर है, मैंने आपको बता दिया।
कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखी हुई है, लेकिन उसमें संशोधन करना इतना आसान भी नहीं है कि जब मन करे तब संशोधन किया जा सके। भाई जब से आज़ाद हुए हैं अब तक सिर्फ 105 बार संशोधन हुआ है ओनली, पिछले 75 सालों में। तो कठोर भी है लेकिन लचीला भी है। अगर पावर में है सरकार, उसके पास में अधिक सांसद हैं, राज्यसभा में भी उसके पास में बहुमत है, तो चेंज कर सकता है। लेकिन वहाँ पे आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका के पास में जुडिशियल रिव्यू का हमेशा विकल्प खुला हुआ है। अगर केंद्र सत्ता पावर में है, मान लीजिए कि कोई XYZ बहुत ज़्यादा तानाशाह व्यक्ति चुन करके आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम भारत के संविधान के सेकुलरता को ही ख़त्म कर देते हैं, संविधान में सोशलिस्ट वर्ड को ही ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ये इतना लचीला भी नहीं है कि सब कुछ ख़त्म किया जा सके। ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे जर्मनी में किया गया था, हिटलर के द्वारा पूरा संविधान ही ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे पाकिस्तान में किया गया था। तो भारत का कठोर भी है और लचीला भी। लचीला उस तरीके से अगर कुछ पॉजिटिव वे में आप चेंज करना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ में, सरकार आपके साथ में, संसद आपके साथ में है और वो संविधान सम्मत है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा संशोधन करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, तो वो नहीं किया जा सकता। तो कठोर भी है, लचीला भी है। अब तक 127 बार संविधान संशोधन करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 368 में ये प्रावधान किया गया है संविधान का संशोधन कैसे करना है। उसमें 3 तरीके से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये हम अंतिम पार्ट में अच्छे तरीके से देखेंगे। और उसे 105 बार जो है वो संशोधित किया जा चुका है। 105 टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हैज बीन अमेंडेड येट। ओके, तो लास्ट के कुछ 5-6 उनको देखते हैं। 99th अमेंडमेंट जो है वो NJC के बारे में बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, मैंने अभी जो जस्ट पहले जो बात बोली, कठोर भी है, लचीला भी है। 2015 की बात है, मोदी सरकार चुन करके आई, तो जो अपने न्यायपालिका होती है उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इस पर कोई विशेष तरीके से वहाँ लिखा नहीं गया है संविधान के अंतर्गत। वहाँ लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो जजों की नियुक्ति करेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या वरिष्ठ जज होते हैं उनसे सलाह ले सकता है। उसमें वहाँ लिखा हुआ है, सलाह शब्द लिखा हुआ है। अब शुरुआत में तो ऐसा था कि राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति का मतलब ये हो गया कि भाई साहब राष्ट्रपति तो कोई भी काम करते हैं वो निश्चित सी बात है वो प्रधानमंत्री के कहने पर करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो एक सिर्फ स्टाम्प के लिए होता है, बाकी देश के सभी काम राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। लेकिन उसकी सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है और मंत्रिपरिषद देती है। अब प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि डिमोनेटाइजेशन होना है तो जो होना है, उसके बाद में सोचना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि GST एक्ट लेके आना है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि फार्म बिल का अध्यादेश लाना है तो लाना है। अब राष्ट्रपति ज़्यादा नहीं सोचता है। अब वहाँ लिखा हुआ था कि जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति का अधिकार दिया वो राष्ट्रपति को। और वहाँ लिखा हुआ था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से या वरिष्ठ जज से या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो सलाह ले सकता है। अब सलाह के बारे में शुरुआत में ऐसा माना गया कि कोई ज़रूरी नहीं है सलाह ली जाए, और सलाह दे रहा है तो मानना कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरीके। तो प्रधानमंत्री के कहने पे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है वो डिसाइड किया जाता था, और इसका ही 1-2 बार मिसयूज भी हुआ। जैसे कि इंदिरा गांधी जी के समय पे MN रे उनको जो है वो बाकी 3-4 जो वरिष्ठ जज थे उनसे हटा करके एकदम ऊपर से ला करके बनाया गया। तो पहले प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारी स्वतंत्रता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में ही हो गया कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड होगा, तो फिर तो वही अपने पसंद के व्यक्ति को करेगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने सलाह शब्द को बाध्यकारी बनाया। उन्होंने अपने अलग अलग निर्णयों में सलाह शब्द को बोल दिया कि भाई सलाह, अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह दे रहा है तो बाध्यकारी है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्लान बनाया और एक कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप कर ली। ये अपने संविधान में नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप कर ली, जिसमें कि हम जो है वो एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 वरिष्ठ जज, तो एक CJI और 4 वरिष्ठ जज जो है मिलकर के हम जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उन्हें बाध्यकारी होगी। तो कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप कर ली। अब इसी चीज़ के देखते हुए हमारे मोदी जी और उनकी मंत्रिपरिषद ने एक डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बना देते हैं, एक आयोग बना देते हैं। आयोग जो सिफारिश करेगा वही बनाए जाएंगे। लेकिन उस नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन में वहाँ लॉ मिनिस्टर था, उसके अलावा 2 अन्य जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे उनको नियुक्त कर सकते हैं, वो 6 लोगों के एक आयोग बनाने का प्लान था।
तो उन्होंने बना दिया, कानून बना दिया, एक्ट संविधान में संशोधन भी कर दिया एनजेसी करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिपील कर दिया। बोले भाई साहब ज़रूरत नहीं है, ये हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको ख़त्म करने वाला है। बोले किस तरीके से? बोले जुडिशरी जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, मूलभूत ढांचे में ये शब्द ऑटोमेटिक डिफाइन होती है कि जुडिशरी जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो अब स्वतंत्रता में आप जो है वो कार्यपालिका को भेज रहे हो अंदर, कार्यपालिका को भेज रहे हो यानी संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहे हो। हम नहीं मान सकते इस चीज़ को, और उन्होंने रिपील कर दिया। अच्छी बात ये रही कि मोदी सरकार ने उसका बाईपास करने की कोशिश नहीं की, कोई दोबारा से उसके ऊपर कुछ नया कोई आयोग या कुछ संशोधन करने का प्रावधान नहीं किया। 100वां संशोधन, ट्रांसफ़र ऑफ एनक्लेव विद बांग्लादेश। हमारे भारत और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र ऐसे थे, अब ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये बांग्लादेश वाला इलाका, ठीक है, और यहाँ पे भारत का पश्चिम बंगाल वाला इलाका, ये आप मेघालय मान सकते हो और इधर असम मान सकते हो, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेश में कुछ गांव, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ हिंदू बाहुल्य था, और वेस्ट बंगाल में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य था, ठीक है। अब आज़ादी के समय से ही ये ऐसा था कि ये है तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन सरकार बांग्लादेश वाली काम करती है, और इधर भी ऐसा था कि ये है तो बांग्लादेश में लेकिन सरकार वेस्ट बंगाल वाली काम करती है। तो एनक्लेव थे जो मतलब भूमि क्षेत्र में जो है वो दूसरे देशों के में अंतर आ रहे, लेकिन उनका जो शासन था वो दूसरे राज्य के अंतर्गत था। यहाँ वेस्ट बंगाल वाले पे बांग्लादेश शासन करता था, इधर वाले पे वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो हिंदू बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण हो सकता था। फिर सरकारों ने समझौता करना शुरू किया एंड फाइनली डिसाइड किया कि भाई ये वाला इलाका तुम ले लो, भले हिंदू बाहुल्य कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सेकुलर हो हम भी सेकुलर हैं, कौन सी दिक्कत आ रही है, और इधर अगर मुस्लिम बाहुल्य है उसे हम ले लेते हैं। तो ये एनक्लेव का ट्रांसफर था। ये जो हमारा 100वां संविधान संशोधन था। उसके बाद 101वां जीएसटी, बहुत ज़्यादा एक डेकोरेटेड वे में इसे जो है वो संविधान संशोधन किया गया था 1 जुलाई 2017 को रात में 12 बजे। जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिली थी, दूसरी बार उन्होंने आर्थिक आज़ादी के नाम पे रात में 12 बजे पूरे बहुत अच्छे तरीके से इसे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये 101वां संविधान संशोधन था। 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ये जो अपना पिछड़ा वर्ग क्षेत्र है उनके लिए, पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। एंड उसके बाद में 103वां जो है वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लासेज हैं, वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया। जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी 2019 में, ये जनवरी महीने में की गई थी। ओके, 104वां, इसमें हमारा जो SC/ST के लिए आर्टिकल नंबर 330 और 332 के आसपास में उन्होंने लिखा हुआ है, SC/ST के लिए लोकसभा राज्यसभा में जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया कि ये शुरू से ही चलता आ रहा है, ठीक है। शुरुआत में जब हमें आज़ादी मिली थी तब हमें 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। संविधान में प्रावधान था कि 10 साल में इसका फिर दोबारा से रिव्यू होगा। तो फिर जैसे ही 1960 आया तो फिर दोबारा से उन्हें 10 साल के लिए बढ़ा दिया, फिर 70, 80, 90, 100 इस तरीके से। फिर 2020 में जैसे आए तो हम 2020 में आते ही उन्होंने फिर 10 साल के लिए जो है वो आगे बढ़ा दिया। और एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हो सकते थे, लेकिन इस बार उसे ख़त्म कर दिया है। अब कोई ज़रूरत नहीं है एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन के लिए। 105वां संविधान संशोधन, टू रिस्टोर द स्टेटस पावर ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, तो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है। तो ये लास्ट के 5 हैं, बाकी अंत में हम सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को देखेंगे लास्ट पार्ट में। ओके, तो अब मैंने अभी जो ओवरव्यू में बताया कि सर्वोच्च कानून है, 3 गुणधर्मों वाला दे रहा है। कौन कौन सा? राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करेंगी, मूलभूत अधिकार या नागरिकों के संबंध में जो अधिकार है, और सरकार किस तरीके से चलेगी। ओके, सरकार का ढांचा क्या होगा, संसद का ढांचा क्या होगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी, राज्यों के पास में क्या शक्तियाँ होंगी, केंद्र के पास शक्तियाँ क्या होंगी। देन उसके बाद में नेक्स्ट की फीचर्स में या उसकी विशेषताओं के बारे में। भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय, आत्मा और कुंजी है। ये भारत के संविधान का जो सबसे पहला पन्ना होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी बुक को आप पढ़ने जाओ तो वहाँ पे शुरुआत में जो पहला पन्ना होता है उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि इस बुक का उद्देश्य क्या है, इस किताब का उद्देश्य क्या है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें देखने वाले हो। तो ऐसे ही भारत की संविधान सभा थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उसको ही जो है वो बाद में हमारा प्रीएम्बल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। उन्होंने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में बोल के बताए थे, लेकिन बाद में फिर उसे प्रॉपर वे में डिजाइन करके जो है वो भारत के संविधान के पहले पन्ने पे दे दिया गया। और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब ये आपको रटना भी है, याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रस्तावना से कोई भी एग्जाम हो 1 या 2 सवाल निकल जाते हैं। आईएएस तक, आरएएस या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम हो, निश्चित एक सवाल निकल जाता है। और इसमें सवाल की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संविधान को तो चलो बाद में स्टूडेंट रटेगा। अगर एग्जामिनर चेक करना चाहे कि संविधान की प्रस्तावना ही अगर स्टूडेंट को नहीं आती है तो संविधान रटने का क्या मतलब रहा। तो संविधान की प्रस्तावना में ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो वो हमें रटनी है। मैं पहले हिंदी में बोलूँगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश में बोलूँगा, फिर उसके अंदर जो चीज़ें निहित हैं उन चीज़ों को आपको याद कराऊँगा। तो ये मेरा मिशन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या 5 बातें बोल दी मैंने आपको। हम भारत के लोग, सबसे पहली बात तो हम भारत के लोग, ये क्लियरली आप समझ लीजिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया, सर्वोच्च सत्ता हमारे पास में है। इस भारत के सर्वे सर्वा कौन है? हम, मैं और आप, 130 करोड़ भारतीय। तो हम भारत के लोग, इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है, तो संविधान में भी नहीं है। संविधान से पहले जनता के अंतर्गत निहित है, क्योंकि जनता ने डिसाइड किया। उसके बाद में कोई भी पावर की बात होती है तो संविधान के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि हमने लिख दिया उसे संविधान के अंतर्गत। लेकिन अगर वहाँ जनता लिखा हुआ है तो निश्चित सी बात है जनता का ही आंसर होगा। हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए। अब देखो, जब ओरिजिनल संविधान था उसमें सिर्फ ये 3 चीज़ लिखी होती हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, उसके बाद में अगला लिखा हुआ था लोकतांत्रिक एंड गणराज्य, 3 चीज़ लिखी होती है। उसमें जो है वो 2 शब्द नहीं लिखे हुए थे, पंथ निरपेक्ष वाला नहीं लिखा हुआ था, समाजवादी वाला नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारा इंदिरा गांधी जी के समय पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जो है वो ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। तो मैं बोलना चाहूँ, सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद में दूसरा हमारा है समाजवादी यानी सोशलिस्ट, उसके बाद में तीसरा है हमारा पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, उसके बाद में चौथा है हमारा डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, एंड रिपब्लिक यानी गणतांत्रिक। ये 5 पॉइंट पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट को समझेंगे। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। इसे मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा आपके सामने, आप बस एक बार देखिए, जस्ट मैं बोलूँगा आप देखिए। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social liberty, justice, social, economic and political, justice कौन सी, social, economical and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nations. In our Constitution Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये मैंने इंग्लिश में भी पढ़ दिया, अब थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो हमें एक एक शब्द को उठाना है, एक एक को, क्योंकि ये पूरे संविधान का ही आत्मा है, संविधान की कुंजी है। अगर संविधान की कुंजी यानी की चाबी है, ये गेट नहीं खोलोगे तो संविधान के अंदर कैसे घुसोगे, गेट है ये। तो संविधान की कुंजी जो है, की जो है, चाबी जो है, उसका एक एक शब्द को लेना है। पहला शब्द बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसके पास में हो गई, हमारे पास में हो गई। दैट्स इट, क्लियर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ध्यान रखना होगा। याद करने का तरीका भी है SSDR, इस तरीके से याद रख सकते हो। सोवरेन
देखो मैंने शुरू में ही बता दिया, कोई स्टेट बनेगा ना, कोई भी राज्य, राज्य का मतलब, ये ऑब्जेक्ट में पूछा गया काफ़ी बार, ठीक है, आईएएस लेवल के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, राज्य का मतलब क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो संप्रभु होना चाहिए। अगर संप्रभु ही नहीं है, राज्य संप्रभु नहीं है ना, मतलब कि उसके खुद के पास पावर नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, खुद का प्रभु खुद नहीं है, तो फिर वो राज्य होने का मतलब ही क्या रहा। भारत 1947 से पहले भी ऐसे ही था भाई, हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस चीज़ें तो थी, अपने प्रांत अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम सोवरेन नहीं थे, क्योंकि हमें अंतिम जो निर्णय लेना होता था वो ब्रिटेन की संसद से लिया जाता था। 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो भारत उस समय सोवरेन नहीं था। सोवरेन देश ऐसा होता है जिसके खुद के निर्णय खुद लेता है वो, तभी राज्य की अवधारणा निकल के आती है। बिना सोवरेनिटी के कोई राज्य बन ही नहीं सकता। तो राज्य की अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा क्या है, देखो ये राज्य और देश में कंफ्यूजन मत करना, मैंने शुरू में ही समझा दिया। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल एक एंटिटी जो होती है उसे स्टेट बोल सकते हो, गांव का भी राज्य बन सकता है, जिले लेवल पे भी राज्य बन सकता है। हम एक इसे देश के रूप में लेके चल रहे हैं, पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ इंडिया स्टेट के रूप में हम लेके चल रहे हैं इसे, ओके। तो कोई भी राज्य या स्टेट जो होगा उसके लिए सबसे खास बात और पहली इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए, वो सोवरेन होने चाहिए, खुद का प्रभु खुद होना चाहिए, स्वयं प्रभु होना चाहिए। देन उसके पास में पॉपुलेशन होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, अब उसके पास में एरिया होनी चाहिए, और एक डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, या डिफाइंड लॉज होने चाहिए, या डिफाइंड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये चार बात होती हैं, और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोवरेन, ठीक है। कोई भी देश अपने आप को देश घोषित करना चाहता है तो सबसे पहले बात तो वो आज़ाद होना चाहिए, स्वयं का प्रभु खुद होना चाहिए, उसकी खुद की निर्णय लेने की क्षमता खुद के पास होनी चाहिए। तो भारत एक सॉवरेन देश है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नया देश बनता है, सूडान और दक्षिण सूडान, इस तरीके से, सूडान था पहले एक देश था, अब सूडान और दक्षिण सूडान अलग अलग हो गए। तो उसमें जो दक्षिण सूडान अलग हुआ है, वो उन्होंने संघर्ष किया, युद्ध किया, और सूडान से बोला अब तुम्हारे कानून नहीं मानेंगे, अब हम खुद के कानून खुद मानेंगे हम। तो दक्षिण सूडान अलग हुआ, यानी सोवरेन हो चुका, उसका खुद का प्रभु खुद हो गया, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। इस तरीके से ये बात हुई, ठीक है। तो संप्रभु है, ये तो क्लियर सी बात है। अगर कोई देश संप्रभु नहीं है तो उसका देश कहने का कोई मतलब नहीं है। पहली की पॉइंट ये रहा, ओके। तो हम संप्रभु हैं, ये तो सीधी सी बात है। इससे रिलेटेड मैंने फुल लेक्चर सीरीज है, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस किया है कि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। WTO बन चुका है, IMF, डब्ल्यू वर्ल्ड बन चुका है, और बहुत सारे विकसित देश भी दबाव डालते हैं। तो वो डिटेल में इसके रिलेटेड वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फुल लेक्चर सीरीज हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन न्यू इंडिया नवभारत निर्माण है, उस पर आपको मिल जाएगी। उसमें IAS और RS के कोर्सेज भी हैं। देन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। देन हम सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट इन द सेंस कि हम समाज के भले के लिए काम करेंगे, समाज में सभी तबकों के लिए, समाज में गरीब और जो मार्जिनल सेक्शन है, जो हाशिए पे जो समुदाय है, उस सब के भले के लिए काम करेंगे, ठीक है। देखो एक दो तीन चीज़ें आप और ध्यान से देखना इस चीज़ में कि देखो मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी राज्य वो होता है या तो कैपिटलिस्ट होता है, पूंजीवादी, ये पूंजीवादियों को संरक्षण देता है। एक होता है कम्युनिस्ट जो साम्यवाद की बात करता है, साम्यवाद, ठीक है, बोले सबको समान कर देंगे। और एक होता है इनके बीच में जिसे हम बोलते हैं समाजवाद, ठीक है, मिक्स तरीके से बोल सकते हैं, जिसे हम सोशलिस्ट बोलेंगे, सोशलिस्ट, ठीक है। कैपिटलिस्ट अकेला बोलता है कि भाई जो पूंजीवादी है उनको पूरी छूट दो, उन्हें व्यापार करने दो, बस उनसे टैक्स लेते रहो, बस दैट्स इट। गरीब लोगों के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो कैपिटलिस्ट करेंगे अपने आप ही, उनको नौकरी वगैरह जनरेट करना हो तो वो कर लेंगे, तो ये कैपिटलिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट विचारधारा कार्ल मार्क्स के द्वारा लाई गई थी, और उन्होंने कहा था कि दुनिया के गरीबों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ तुम्हारी जंजीरों के अलावा। द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड गेट यूनाइटेड, यू हैव नथिंग टू लूज बट ओनली योर चेंज। तुम्हें अपनी बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है। साम्यवाद की विचारधारा लेकर के आए थे। बैकग्राउंड चल रहा था 1850 के आसपास में, जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण में गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा था, वो बैकग्राउंड चल रहा था। तो उस बैकग्राउंड में गरीब लोग पिस रहे थे, गरीब लोगों का बहुत अत्याचार हो रहा था। उसी बैकग्राउंड में उन्होंने ये अपनी साम्यवाद की विचारधारा लेके आए। साम्यवाद यानी समान कर दो सबको, समान मतलब सबके पास में बराबर खेत बांट दो, सबके पास में बराबर इंडस्ट्री का कुछ हिस्सा दे दो, सबको बराबर बराबर चीज़, इस रिसोर्सेज पे सबका बराबर होना चाहिए। ये साम्यवाद की विचारधारा। उसका प्रैक्टिकल जो है वो पॉसिबल सा नहीं है, एक्चुअली में पॉसिबल है ही नहीं,
क्योंकि चीन ने ये प्रयोग किया, चीन में असफल रहा, फिर वो कैपिटलिस्ट में आ गए और सोशलिज्म में आ गए, उस तरीके से रहा। तो इसका साम्यवाद वाला लेक्चर हमारा एक अलग से यूट्यूब पे है, 1.5 घंटे 2 घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो अच्छे तरीके से समझ लें। बट ओवरव्यू में ये देखिए कि साम्यवाद का मतलब होता है कि ये जो संसाधन जो हैं उन सब पे जो है वो सभी लोगों का बराबर हक होना चाहिए। इवन इफ वो तो इस बात को बोलते हैं सभी लोगों का नहीं, जो गरीब लोग रहे उनका पूरा हक होना चाहिए, जो गरीब है उनकी जो है वो सत्ता रहनी चाहिए। तो ये साम्यवाद होता है। समाजवाद थोड़ा सा बीच की बात करता है, ठीक है। बोले हम पूंजीवादों को बोलेंगे कि आप अपना काम करते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन गलत प्रैक्टिसेज यूज मत करो, अनएथिकल प्रैक्टिसेज यूज मत करो, समाज के भले करने के हिसाब से ही काम करते रहो। ऐसा मत करो कोई प्रोडक्ट बनाओ और उसकी कीमत आपने बनाने में 1,000 रुपये लगी, उसको आप 20,000 में बेच रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार रेगुलेशन रखेगी आपके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा टैक्स लेगी आपसे। उसके बाद में अब ये टैक्स लेने के बाद में जो हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा उसे हम किसको बांट देंगे, गरीब तबके के लिए बांट देंगे, यानी गरीब सेक्शनल जो हैं उनके लिए हम जो है वो भला करने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है समाजवाद, सोशलिज्म, ठीक है। पूंजीवाद से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूंजीवाद गलत तरीके से काम नहीं करेगा। और हमारी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य जो होगा वो जो गरीब तबका है, जो मार्जिनल सेक्शन है, उसके लिए जितना हो सके वेलफेयरिस्ट काम करेंगे। ओके, तो ये होता है हमारा समाजवाद। अच्छा, इनकी परिभाषा भी देख लीजिए। संप्रभु, सोमप्रेल, ऐसा राष्ट्र जो सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखे, सुप्रीम परमानेंट पावर जो है वो राज्य के पास में होती है, ठीक है। आप समझ सकते हो, आगे बात समझे। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तो तिब्बत अपने आप को संप्रभु नहीं बोल सकता, क्योंकि तिब्बत के पास में पूरी पावर है ही नहीं। तिब्बत के पास में जो भी पावर है वो चीन के पास में है, तो तिब्बत अपने आप को एक देश नहीं बोल सकता, क्योंकि वो संप्रभु नहीं है। ओके, समाजवादी आपकी समझ में आया। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, परिभाषा देखते हैं, देन ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, समाजवाद की परिभाषा और देख लीजिए। समाजवाद का पालक, इसमें उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान के संसाधनों का संचालन एवं सामर्थ्य समाज के द्वारा होगा, समाज के पास में ही पूरी पावर होंगी। द थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज है। वही सारी चीज़ें कि भाई जो जितना भी संसाधन है उन सब पे रेगुलेशन और कंट्रोलेशन जो होगा वो समाज के पास में होगा, पूंजीवादी लोगों के पास में नहीं होगा। पूंजीपति अपने काम करते रहो, लेकिन उनके पास में ऐसा नहीं होगा कि उनको ही संसाधन दे दिए जाएं, उनको बांट दिए जाएं, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इन द सेंस, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का जो राज्य है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे राज्य का धर्म है, राज्य ने अपने आगे इस्लाम लगा लिया कि हम इस्लामिक हैं। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, इस तरीके से ओनली, उसमें वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू हैं, इस्लाम है, ईसाई हैं, इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रस्तावना में भी क्लियर लिख दिया कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। अब हम जो है वो राज्य जो है अपना कोई धर्म नहीं मान के चलेगा, राज्य अपना धर्म नहीं मानेगा, और राज्य भेदभाव नहीं करेगा लोगों के साथ में, राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। मान लीजिए कोई स्कीम चलाई जाएगी तो वो स्कीम जो है वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो सबके लिए बराबर रूप से चलेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री या उसके अलावा सिलेंडर योजना जो उनके द्वारा चलाई गई थी, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, अपनी केंद्र सरकार कोई भी योजना चलाएगी उसमें सबका साथ सबका विकास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है ये, या ईसाई लोगों के लिए नहीं है, या हिंदू लोगों के लिए नहीं, सबके लिए बराबर रूप से होगा, सबका साथ सबका विकास। हमारा देश सेकुलर है और यहाँ की सरकार भी सेकुलर ही रहेगी। एंड लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक की डेफिनेशन देखिए। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, हर स्तर पर अपने नेताओं को लोगों के द्वारा चुना जाएगा। भाई प्रधानमंत्री को चुनना है तो सबसे पहले तो जो एमपी के चुनाव होंगे वो हम वोट देने जाएंगे। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है तो हम प्रधानमंत्री को चुनने वाला तरीका वही है एक्चुअली में, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ही चुन रहे हैं प्रधानमंत्री को, ठीक है। हम वोट नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं चुन पाएंगे वहाँ पे जो हमारे मनपसंद होंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पे हर स्तर पे चुनाव होंगे, हर स्तर पे चुनाव होंगे, और वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पे। लोकतंत्र जनता का तंत्र है, जनता का। ये इसकी सबसे फेमस परिभाषा जो दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी 1864 के आसपास में, जब उन्होंने गेटिसबर्ग स्पीच के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बोला था 1864 में उन्होंने अब्राहम लिंकन के द्वारा कि वी हैव टू लिव अप विद द आइडियाज बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमें
ऐसे विचारों के साथ रहना होगा जिसमें लोकतंत्र हो, जो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए काम करे, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। ये है अपना अपना लोकतंत्र की परिभाषा। हम ही हैं सर्वे सर्वा। हम वोट करेंगे तभी आपका एमपी जीतेगा, हम वोट करेंगे तभी एमएलए जीतेगा, हम वोट करेंगे तभी सरपंच जीतेगा। तीनों स्तर पे ही हम वोट करेंगे तभी। अगर वो खराब काम कर रहा है और लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो अगली बार 5 साल बाद में निकालो, ठीक है। वो चेंज होता रहता है, आप देखते ही होंगे, बहुत चेंज होता है। हमारे राजस्थान में पिछले 20-25 सालों से यही हो रहा है, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो। सरकार 5 साल में जो है वो परेशान हो जाती है जनता। चलो ठीक है, आपका टाइम हो गया, हम निकलो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र। एंड देन लास्ट शब्द उन्होंने लिखा हुआ है गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक का आसान सा अर्थ है देश का मुखिया जो होगा वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है। यानी हमारे देश का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है और लोकतंत्र का मतलब होता है सरकार का मुखिया। दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग कर दी गई हैं उनके द्वारा। देखो ऐसा है, सरकार जो हर 5 साल में बदल जाती है, ठीक है, तो उस सरकार का मुखिया भी हम चुनते हैं। तो अगर कोई सरकार का मुखिया चुन रहा है तो उसे बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है। अगर देश का मुखिया, हमारे देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, ठीक है, देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो अगर देश के मुखिया को भी हम लोग चुन रहे हैं, अब हम ही चुनते हैं, हम इस तरीके से चुनते हैं कि राष्ट्रपति वाला जो ऑप्शन आएगा, अपना लेक्चर आएगा, उसमें हम देख लेंगे कि वो इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एमपी और एमएलए जो है वो वोट करते हैं, तब राष्ट्रपति चुना जाता है। तो हम जो है वो देश के राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो हम गणतंत्र हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें सरकार तो चुनी जाती है, प्रधानमंत्री तो चुना जाता है, लेकिन वहाँ देश का मुखिया नहीं चुना जाता है। देश का मुखिया वहाँ पे वंशानुगत होता है। इंग्लैंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंग्लैंड में सरकार चुनी जाती है, लेकिन वहाँ देश का जो मुखिया होता है वो वहाँ की महारानी होती है, ठीक है। जापान में प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन वहाँ का देश का जो मुखिया होता है, हिज हाइनेस उसे बोला जाता है, वो वहाँ का राजा होता है, ठीक है। भूटान भी लोकतांत्रिक राजतंत्र है, वह गणराज्य नहीं है। प्रधानमंत्री तो चुना जाता है, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो, या वहाँ का जो देश का मुखिया है वो अपने आप में वंशानुगत रहता है। तो ये हुआ हमारा लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो हम जो है वो पांचों चीज़ मान रहे हैं। पांचों चीज़ कौन कौन सी मान रहे हैं? सोवरेन है, बिना सोवरेन के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सोवरेन होंगे तभी देश बनेगा। ओके, उसके बाद में हम क्या है, समाजवाद, यानी गरीब लोगों की भलाई काम करेंगे। समाज ही संपत्ति का जो है वो वितरण करेगा, उत्पादन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम पंथनिरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार करेगा। उसके बाद में हमने बोला कि हम लोकतांत्रिक हैं, सरकार का मुखिया जो है वो लोग चुनेंगे। गणतांत्रिक यानी देश का मुखिया लोग चुनेंगे। ओके, ये हमारे 5 जो है वो आदर्श के रूप में है, ठीक है। उसके बाद में उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रता, एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब 4 चीज़ हैं, ध्यान रखना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 4 चीज़ उन्होंने क्लियरली प्रस्तावना के अंदर लिख दी है। न्याय, कितने तरीक़े का न्याय चाहिए? हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय चाहिए, समाज में उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय, वो गरीब नहीं रहना चाहिए, समाज की सरकार के द्वारा ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए कि वो बिल्कुल भूखा नहीं मरे, उसके लिए आर्थिक न्याय होना चाहिए। राजनीतिक न्याय, उसके पास में अधिकार होना चाहिए, जहाँ मन करे वहाँ वो चुनाव लड़ सके और वोट दे सके, तो राजनीतिक न्याय होना चाहिए। उसके पास में जस्टिस होना चाहिए, किस तरीके का? सोशल जस्टिस होना चाहिए, समाज में उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, आर्थिक न्याय होना चाहिए, वो बचपन में गरीब पैदा हो सकता है लेकिन वो गरीब नहीं मरना चाहिए। उसके पास में पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप का डेवलपमेंट कर सके, आगे बढ़ सके, उसमें आगे बढ़ने में सरकार को सहयोग करना चाहिए। आर्थिक न्याय होना चाहिए। देन राजनीतिक न्याय, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबके साथ में होना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं, सबके साथ में। इसमें जाति धर्म नहीं देखना है, सबके साथ में न्याय होना चाहिए।
देन उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। कैसी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विचार, हम कुछ सोचना चाह रहे हैं, हमारे पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम कुछ भी सोच सकें, हमारे मन में जो भी आइडिया आए उन्हें सोच सकें। अभिव्यक्ति, उन्हें एक्सप्रेस कर सकें, हमारे आइडियाज़ जो हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकें। विश्वास कर सकें हम किसी भी धर्म के बारे में, धर्म की, विश्वास की, और उपासना की, अगर कोई धर्म मानते हैं तो उसकी उपासना कर सकें हम। ओके। देन समानता, समता, किसकी? प्रतिष्ठा की और अवसर की। हमारे पास में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, इसकी क्षमता होनी चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा को थ्रेट नहीं होनी चाहिए। एंड अवसर, अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो हमें समान रूप से सबको अवसर मिलने चाहिए। देन बंधुता, गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए। दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था, 2 महीने बाद में उसे लागू किया गया था। आपको पता है क्यों लागू किया गया था 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। और ये आपको याद रखना है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब आपको वो रटने होंगे। एक्चुअली में किस तरीके से रटने होंगे? पहला सवाल क्या बना कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास में? वो जनता के पास में। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, आईएएस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च सत्ता किसके पास में? ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, जनता के पास में है, क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना, पहला सवाल। उसके बाद में 5 आदर्श हुए। ये 5 आदर्श आपको रटने होंगे, क्रम वाइज रटने होंगे। ठीक है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है क्रम वाइज। SSDR, इंग्लिश में बोलूँ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हिंदी में बोलूँ संप्रभु, संपन्न, उसके बाद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। मतलब सबका समझा चुका हूँ मैं। ओके, ये हुए आपके प्रमुख। अब इसमें आप 2 चीज़ ध्यान रख लेना, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़े गए थे। उसके अलावा इसमें आपको 1-2 चीज़ें और ध्यान रख ली होंगी कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये वाला, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, आपको रट गई होंगी ये सारी चीज़ें। ओके। देन फिर 4 आकांक्षाएं। 4 आकांक्षाएं, आकांक्षाएं कौन कौन सी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया आकांक्षाएं कौन कौन सी, ये वाली आकांक्षाएं। एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। जहाँ जहाँ गोला लगाया था, न्याय चाहिए सभी को, स्वतंत्रता चाहिए, सबको समानता चाहिए, और सभी के अंतर्गत बंधुता रहनी चाहिए। लेकिन ये आकांक्षाएं भी कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। उनके अंदर क्या है? न्याय भी 3 तरीके का होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है। स्वतंत्रता भी 5 तरीके की होनी चाहिए, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की। समता 2 तरीके की होनी चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एंड देन बंधुता, गरिमा वाली, और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली 2 तरीके की ये होनी चाहिए। ओके। ये एग्जाम में एक्चुअली में पूछा गया था, एक एग्जाम में मैं अभी क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें सीधा सीधा था कि जो 4 एस्पिरेशंस हैं वो उनकी संख्या बताइए, संख्या बताइए। अब आप खुद से सोच के बताइए कि ऐसा भी सवाल, ये आईएएस लेवल का एग्जाम का सवाल था, तो उसमें सवाल था यूपीपीएससी का था शायद वो सवाल। तो उसमें पूछा गया था 4 जो प्रमुख हमारे प्रस्तावना में जो एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं लिखी गई हैं, उनकी संख्या बताइए क्रम वाइज। तो आप बताइए, न्याय की कितनी संख्या है? 3 है। ओके। स्वतंत्रता की कितनी है? 5 है। ठीक है। समानता की कितनी है? 2 है। और बंधुता की ओरिजिनली तो 1 थी, बाद में 1 और जोड़ दी गई तो 2 हो गई। ठीक है, ये क्रम वाइज में पूछा गया सवाल था। इससे सवाल बहुत सारे निकलते हैं, एक सवाल तो निश्चित निकल ही जाता है। तो 4 आकांक्षाएं आपको याद रखनी है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये आपको ध्यान रखनी है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये किस किस प्रकार का रहा ये और देख लीजिए एक बार रिवाइज करें तो। जस्टिस कौन सा रहा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। लिबर्टी कौन सी रही? थॉट की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की एंड रिलीजन एंड वर्शिप की। इक्वलिटी कौन सी रही? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी कौन सी रही? डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये वाला जो है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 5 आदर्शों की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बता चुका हूँ। उसके अलावा हमारे आने वाले पार्ट्स में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, मैं एक बार ओवरव्यू में बोल देता हूँ क्योंकि उससे सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं और वो याद कराने का काम भी मेरा ही है। ठीक है। एक ट्रिक भी मैं यूज करता हूँ, समस्त सोच संस्कृति संस्कृति एवं धर्म के उपचार के समस्त शोध धर्म एवं संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण
एंड उसके अलावा उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का, ये 6। एक्चुअली में पहले आर्टिकल नंबर 31 भी था जिसमें संपत्ति का अधिकार स्पेशली लिखा हुआ था, लेकिन बाद में उसे पहले संविधान संशोधन के बाद में हटा दिया गया उसे। तो अभी कुल मिला के 6 मूल अधिकार हैं। समानता, पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की आज़ादी, और उसके बाद में 5वां अपना संस्कृति का संरक्षण का अधिकार, और 6वां अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बाद में भी रटेंगे बट ओवरव्यू में आप देख लीजिए। और आर्टिकल जो 31 था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया और उसे अब आर्टिकल नंबर 301 में जोड़ दिया गया, जिसे अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया। अभी वो मूल अधिकार नहीं है, लीगल राइट है। ओके, हम वहाँ देख भी लेंगे कि लीगल अधिकार क्या होता है, पार्ट 2 जब आएगा उसमें हम देखेंगे। ओके, तो हमारा कानूनी अधिकार है, लीगल राइट हो चुका है। तो ये अपनी प्रस्तावना हुई। अब हम देखते हैं संविधान के स्रोत क्या रहे और संविधान बनने का इतिहास क्या रहा, उसे हम देखेंगे। जो भी सवाल है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, आई गारंटेड यू। मैंने बोला है 80 से 90%, इवन 100% सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना डेंस किया है, इतनी चीज़ों को कवर किया है, बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता ना। एम लक्ष्मीकांत पूरी शामिल कर ली, उसके अलावा NCERT शामिल कर ली, घटना चक्र के पुराने सारे क्वेश्चंस को इसमें की पॉइंट्स के रूप में समाहित कर लिया, तो सवाल कैसे बाहर जा सकता है? अगर वो जा रहा है तो फिर किसी से नहीं हो रहा होगा, इवन if टीचर से भी नहीं हो पा भाई। लेट्स स्टार्ट। संविधान के स्रोत एवं संविधान। तो पहले स्रोत की बात करते हैं। स्रोत हमारे जब बेनेगल नरसिंह राव जी को बोला गया था, BN राव जी को, कि आप जो है संविधान का ड्राफ्ट बनाओ। ड्राफ्ट बनाना BN राव का काम था, उस ड्राफ्ट को काटना छाटना प्रारूप समिति का काम था। याद रखना, BR अम्बेडकर जी बाद में आते हैं, पहले काम कौन करेगा? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव जी करेंगे, जो ड्राफ्ट बनाएंगे। बोले कि सभी आप संविधान वेत्ता हो, सभी देशों के संविधानों का अध्ययन करो और फिर वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो छांट के लाओ। और जो हमारी चल के आ रही हैं, GI एक्ट 1935 है, उसमें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी रखो। और भारत के इतिहास में भी जो अच्छे नियम हैं उनको भी आप रख लीजिए। बोले ठीक है, करते हैं। तो फिर वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे GI एक्ट 1935 से ले ली। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को वो अलग अलग देशों की तरफ जाने लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो देश जिसने हम पे 250-300 साल शासन किया था, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के बारे में। तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया? ब्रिटेन का इतिहास आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ओवरव्यू में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया था 1206 के आसपास में, एंड उसके बाद में धीरे धीरे सिटीजन चार्टर्स आ गए थे, वहाँ नागरिकों को अधिकार दिए जाने लग गए थे 700-800 साल पहले। और फिर वहाँ पे राजा ने अपने आप को जो है वो एक नाम मात्र का राजा बना लिया था, बाकी पूरी शक्ति जो है वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दे दी गई थी। तो वहाँ पे संसदीय व्यवस्था आ चुकी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म आ चुकी थी, ठीक है, संसदीय व्यवस्था। तो वो संसदीय व्यवस्था उन्होंने 1909 में, 1919 में, 1935 में भारत में भी लागू कराई थी। तो भारत वालों ने सोचा कि अब इसमें से ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक ही है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है, क्लियरली आप समझ लीजिए, मैं जब भी आपको बोलता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ उन चीज़ों को, जैसे कि सरकार एक तरीके से उसके 3 पार्ट होते हैं। सरकार बोल लीजिए या अपना लोकतंत्र बोल लीजिए, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है अपना विधायिका, एक होता है अपना न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। कार्यपालिका का, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। संविधान तो सर्वोच्च कानून हो गया, उसके अलावा अलग अलग चीज़ों के लिए कानून चाहिएंगे। अभी जैसे इंटरनेट का युग आ गया तो IT एक्ट आपको बनाना पड़ेगा, है। उसके अलावा भी बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं। आप देखते होंगे जितने भी बिल पास होते हैं वो सब फाइनली एक्ट बनते हैं। वो एक्ट बनना यानी कानून बनना। तो जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? ट्रिपल तलाक का एक्ट बनाएगा तो विधायिका बनाएगी, ठीक है। अब इस विधायिका के जो MP होंगे, केंद्र के लेवल पे MP और राज्य के लेवल पे MLA, ये विधायिका के MP में से ही अपने आप की ये कार्यपालिका डिसाइड करेंगे। यानी विधायिका का काम क्या हुआ? कानून बनाना, ठीक है। और MPओं से निकल के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी, वो सब किस में आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इनका काम क्या है? कानूनों का क्रियान्वयन करवाना। ये कानून जो बनाए हैं उनकी सुनिश्चितता करवाना कि कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। राज्य के लेवल पे, जिले के लेवल पे, गांव के लेवल पे इन कानूनों का क्रियान्वयन कराने के लिए अधिकारी होते हैं। ऊपर सबसे पहले ऊपर तो मंत्रिपरिषद होती है, बाकी नीचे के लेवल पे काम करवाने के लिए कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका का होता है और न्यायपालिका ये देख रेख करती है कि कानूनों का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। उसके अलावा न्यायपालिका ये भी देखती है जो कानून बने हैं वो संविधान सम्मत है नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस करते रहते हैं। यहाँ पे हुई आपकी कार्यपालिका, चेक्स एंड बैलेंस, संतुलन बना के रखना, ठीक है। यहाँ पे हुई अपनी विधायिका और यहाँ पे हुई अपनी न्यायपालिका,
ठीक है। ये कार्यपालिका और विधायिका कानून बना रही है, उसको क्रियान्वयन कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का। लेकिन कार्यपालिका जो है वो जिम्मेदार होती है विधायिका के प्रति, यानी याद रखना कार्यपालिका जिम्मेदार होती है विधायिका के प्रति। अगर कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई भी कार्य क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी नहीं हो पाती है, तो वो उनको जवाब देना होता है संसद के अंतर्गत। यही संसदनात्मक प्रणाली है। अगर आपसे कोई पूछा जाए संसदीय प्रणाली का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है, तो संसदीय प्रणाली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है विधायिका के प्रति। अगर कार्यपालिका कार्य सही नहीं कर रही है तो वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। उसके अलावा विधायिका ने जो कानून बनाए वो संविधान सम्मत हैं या नहीं है, वो न्यायपालिका चेक करती है। और कार्यपालिका ने जो कार्य किए हैं वो पूर्ण रूपेण हुए नहीं हुए, वो भी चेक कौन करती है? न्यायपालिका। तो ये एक दूसरे पे चेक करते रहते हैं, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेज का सिस्टम रखते हैं, एक दूसरे को चेक भी करना और संतुलन बनाए के रखना। ओके, ये होता है अपना चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। तो विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है अपने आप में। एक इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है हमारे भारत के अंतर्गत, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया है। लेकिन इधर वाला जो फीचर है ये कार्यपालिका और विधायिका वाला, ये संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है इंग्लैंड से, संसदीय। ठीक है, संसदीय स्वरूप हमने कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। ओके, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, लॉ बनाना हो, एक्ट पास करना हो, तो ये पूरी प्रक्रिया कहाँ से ली? ये भी हमने इंग्लैंड से ली है। ओके, उसके अलावा एकल नागरिकता, पूरे देश में एक ही नागरिकता होगी, दो अलग अलग नागरिकता नहीं होंगी। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे दो नागरिकता होती हैं, एक राज्य की नागरिकता अलग होती है और पूरे देश की एक नागरिकता अलग होती है। हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता ली गई है, वो इंग्लैंड से ली गई है। उसके अलावा स्पीकर का, लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? लोकसभा स्पीकर का पद भी जो है वो निश्चित सी बात है संसद जहाँ से ली गई है वहाँ से ही लोकसभा का पद ले लिया गया होगा। ओके, तो ब्रिटिश संविधान को याद करने की, ब्रिटिश संविधान से जो चीज़ें ली गई हैं उनको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि अंग्रेज हम पे शासन करते थे, तो उनको याद करने की ट्रिक है, हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ठीक है, अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे, बस। ठीक है, जाते समय उन्होंने बोल दिया कि हम करके जाएंगे। हम संसद का, यानी संसद कहाँ से ली? इंग्लैंड से ली। अकेले संसद का निर्माण यानी विधि निर्माण, लॉ मेकिंग, ये कहाँ से ली गई है? ये इंग्लैंड से ली गई है। अकेले यानी एकल नागरिकता, ये कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। ओके, देन हम बात करते हैं संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व के सबसे प्राचीन संविधानों में से एक है। ठीक है, और अमेरिका के संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है, लेकिन वो रिजिड बहुत ज़्यादा है, उसमें संविधान संशोधन करना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दो और ही नागरिकता भी है वहाँ पे। लेकिन वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमने ग्रहण की, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ की न्यायपालिका। वहाँ की न्यायपालिका ऊपर से नीचे एकीकृत थी, वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र थी, तो हमने वहाँ से न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम और जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम भी वहाँ से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन वाला सिस्टम भी वहाँ से ही लिया है हमने। उसके अलावा मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। उसके अलावा शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशंस ऑफ पावर, राज्यों और केंद्रों के बीच में, इवन इफ अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत कैसे शक्तियों का बंटवारा करना है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी हमने अमेरिका से लिया है। और प्रियम्बल वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो अमेरिका से लिया है। तो दो तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो आसानी से याद हो जाएंगे। दो का ध्यान रखना। अब अमेरिका के संविधान याद करने की ट्रिक है, अमेरिका बहुत पैसे वाला है, थोड़ा सा अपने आप में दादागिरी करता है, तो वो थोड़ा बोल देता है लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। वो सबके लिए बोलता रहता है, सभी देशों से, कि भाई तुम्हारे लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से बोलता रहता है वो। अमेरिका वियतनाम में जाता है, ईरान में जाता है, कहीं भी जहाँ मन करता है वहीं पर जाके युद्ध करने लग जाता है। ओके, तो अफगानिस्तान में भी घुस जाता है। तो वो क्या बोलता है, क्यों घुसता है, किस आधार पर बोलता है? बोले लोगों को न्याय एवं अधिकार दिलाना जो है वो, न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार, इस तरीके से बोलता है। तो न्यायिक व्यवस्था, पूरा जो डिपार्टमेंट है, जुडिशरी सिस्टम है, वो वहाँ से लिया गया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी वहाँ से ली गई है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा इन द सेंस आर्टिकल नंबर 13 मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान के सम्मत नहीं है उसको चेक करने का काम, रिव्यू करने का काम। कोई भी कानून अगर संविधान सम्मत नहीं है तो उसको रिव्यू करने का काम किसके पास में है? जो है अपना जुडिशियल सिस्टम के पास में। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है? वो भी यूएसए से ली गई है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। लोगों को अधिकार एवं स्वतंत्रता दिलाना जो है वो
लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था पूरी हो गई। उसके अलावा मूल अधिकार, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर, ध्यान रखना है आपको, ये यूएसए से लिया गया है। एंड प्रीएम्बल वाला पॉइंट भी आप ध्यान रख लेना, प्रीएम्बल यूएसए से ली गई। अब कनाडा और बाकी सबके लिए एक एक चीज़ याद रखनी होंगी। कनाडा को याद करने का सीधा सा आसान तरीका है, कनाडा ऊपर की साइड में भारतीय लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आरएसएस ने वहाँ पे संघ की शाखा खोल दी है, तो कनाडा में संघ की शाखा है, कनाडा में, इस तरीके से याद रख लीजिए। तो जो संघ है, संघात्मक व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है ऑफ इंडिया का, जिसे हम क्वाजी फेडरल भी बोल सकते हैं, जिसमें राज्य अपने आप में राज्यों के लिए पावर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर की गई है, लेकिन वो कनाडा से अलग नहीं हो सकते, वो यूनियन के अंदर ही रहेंगे। उनके पास में पावर है, लेकिन वो मिलकर के जो है वो उसके अंदर रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते। वही सारी व्यवस्था हमने यहाँ पे अपना ली कि हमारे राज्य जो है वो उनके पास में हम शक्तियों का पृथक्करण करेंगे, लेकिन उन्हें हमारे भारत से बाहर होने का जो है वो प्रावधान नहीं रहेगा। ओके, तो ये संघ वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो फेडरेशन सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कनाडा से लिया है। तो मजबूत केंद्र के साथ में संघात्मक व्यवस्था, हमारे यहाँ पे मैंने बता दिया क्वाजी फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस्ट, मजबूत केंद्र पे अधिक जोर दिया गया। एंड देन केंद्र राज्य के संबंध भी, क्योंकि वो इसी तरीके से बनाया है, वहाँ से लिया, तो केंद्र राज्य संबंध और उनको पावर वितरण, अपशिष्ट शक्तियों की पावर भी जो है वो कनाडा से ली गई। रेजिडुअल पावर, यानी कोई भी ऐसा विषय है जिस पे अब तक कोई कानून नहीं बना है, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र का रहेगा। ये सब कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो कनाडा को याद करने की ट्रिक, संघ की शाखा कनाडा में। ओके, आयरलैंड एक छोटा सा देश है इंग्लैंड के पास में, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैं छोटा सा देश हूँ, आपके नीति निर्देश मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। एंड देन राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हमेशा टॉप पे रहता है, हमेशा आपने देखा होगा, पहले तो, अब तो थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन पहले 1999 का वर्ल्ड कप, 2003 का, 2007 का, लगातार 3-4 वर्ल्ड कप, उससे पहले भी लगातार वर्ल्ड कप जीते थे उसने। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सूची में टॉप पे रहता है। तो सूची यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, याद रहना है। जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा किया गया, उस समय नाजी सरकार थी, नाजी सरकार में भी हिटलर के समय पे पूरे देश में आपातकाल लगा रहता था, तो वाइमार रिपब्लिक को हटा करके उसने अपना पूरा एक तानाशाही सरकार शुरू कर दी थी। तो जर्मनी से हमने तानाशाह वाला जो पूरा पैटर्न था आपातकाल का, एक्चुअली में तानाशाह नहीं लिया, आपातकाल वाला सिस्टम, क्योंकि जर्मनी में वो प्रॉपर वे में, तो आपातकाल वाला सिस्टम जो था उसमें फंडामेंटल राष्ट्र का स्थगन हो जाता है। तो ये 352, 356, 360 हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ये हम लास्ट वाले पार्ट्स में देखेंगे। ओके, तो जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। यूएसएसआर, रूस से हमने 2 चीज़ें ली हैं, ध्यान रखना है। एक तो मूल कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे हमने शामिल किए, अनुच्छेद 51A में जोड़े गए। ओके, एंड भाग 4A में जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य यूएसएसआर से। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आए थे, तो वो अपना स्टेलिन वाली योजनाएं थी, उनको लेकर के आए थे, पंचवर्षीय योजनाएं। ओके, यूएसआर से। दक्षिण अफ्रीका, क्रिकेट में अब तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, लेकिन वो हमेशा फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब खेलता अच्छा है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है, उसमेमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इंप्रूवमेंट करने की, संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संशोधन करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो हमने संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368, ये कहाँ से लिया है, ये हमने अफ्रीका से लिया। एंड देन फ्रांस की बात करते हैं, तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक, फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ पे राजा को मार दिया गया था, लुई 16 को ख़त्म कर दिया गया था, बिल्कुल ही मार दिया गया। तो राजा यानी देश का मुखिया, अब देश का मुखिया वो ख़त्म कर दिया है, तो फिर वो चुन करके ही दूसरा मुखिया लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो फ्रांस में की गई थी, जिसमें देश का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं होता है। इंग्लैंड में वंशानुगत है, भारत में हम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को चुनते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से चुनते हैं, लेकिन चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक फ्रांस से। और जीआई एक्ट से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राज्यपाल का पद और द्विसदनात्मक विधायिका, ये तो सब चीज़ें हैं ही। तो ये हुआ हमारा स्रोत, हमने जो संविधान बनाया वो संविधान का स्रोत जो है वो अलग अलग देशों से लिए। एक बार रिवाइज करेंगे, ब्रिटेन से याद करने की ट्रिक है, ब्रिटेन की ट्रिक है, हम संसद का निर्माण अकेले करेंगे। संसद कहाँ से, ब्रिटेन से। संसद का मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार, बस खत्म, ये बात ध्यान रखना। संसद का मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार, और संसद में जो विधायिका है उसी में से निकल के कार्यपालिका बनेगी। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो विधायिका से निकल के बना है, यानी लोकसभा में से निकल के बना है।
ठीक है। तो कार्यपाल का विधायिका के प्रति जिम्मेदार संसद, विधि निर्माण, निर्माण यानी विधि निर्माण, लॉ मेकिंग, हमने वहाँ अकेले एकल नागरिकता वहाँ से ली। लोकसभा स्पीकर का पद भी वहाँ से लिया। अमेरिका का संविधान, मैंने बताया लोगों को न्याय एवं स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, अमेरिका वाले ऐसा बोलते हैं। तो न्याय सिस्टम, न्याय मूल अधिकार, ठीक है। दो चीज़ की पॉइंट याद रखना, जुडिशियल रिव्यू, न्याय की बात कोई बात आए तो अमेरिका का ही नाम लेना है उसमें, ओके। उसके अलावा शक्तियों का बंटवारा एंड उसके अलावा उद्देश्य का प्रीएम्बल भी वहाँ से लिया है, ओके। उसके बाद में कनाडा, आरएसएस संघ की शाखा है, तो संघात्मक व्यवस्था जो है वो और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से। आयरलैंड छोटा सा है तो नीति निर्देशकता तो वहाँ से, राष्ट्रपति चुनाव वहाँ से। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ क्रिकेट में सुधार करना, क्रिकेट सूची में टॉप रहता है तो संवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ओके। जर्मनी आपातकाल, ठीक है, आपातकाल। उसके बाद में यूएसआर मूल कर्तव्य एंड उसके अलावा पंचवर्षीय योजना है। दक्षिण अफ्रीका, पंचवर्षीय योजना एक्चुअली में एक स्कीम्स है, संविधान में तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं को हमने किस देश से एडॉप्ट किया है, तो वो यूएसएसआर होता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन करना होगा उन्हें, ओके। अब फ्रांस गणतंत्रात्मक, फ्रांस में सबसे पहले क्रांति हुई, राजा को मार दिया, राजा को मार दिया तो देश का मुखिया जो है जनता चुनेगी, है ना। जीआई एक्ट 1935 जिसमें राज्यपाल का पद और द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो जीआई एक्ट 1935 से ली गई। अब बात करते हैं संविधान का बनना, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरी कहानी है, पूरा इतिहास है। सन 1773 से शुरू होता है, 1935 तक अलग अलग एक्ट आते हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारत के लोगों पर थोपे जाते हैं और फिर उनमें से ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को हम 1940 के बाद में जो संविधान सभा बनती है उसमें शामिल कर लेते हैं और बाकी अलग अलग देशों से फिर लेते ही हैं। प्रारूप समिति उन्हें छांटने का काम करती है और संसद में फिर बहस होती है 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार। तो ये उसके बाद में हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनता है। एक बार शुरू करते हैं 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट। 1757 में अंग्रेज जीत गए प्लासी के युद्ध में, 1764 में बक्सर के युद्ध में जीत गए और बंगाल में दीवानी राइट्स यानी राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों के पास में मिल गया। अब दीवानी राइट्स मिल गए अंग्रेजों के पास में, राजस्व इकट्ठे करने का अधिकार मिल गए, तो वहाँ पे जो लोग थे ब्रिटेन में उन्होंने बोला कि ये BEIC पैसे वाली हो जाएगी, अब इसको रेगुलेट करना शुरू करो। उस समय अंग्रेज इन द सेंस कि BEIC कंपनी शासन करती थी, 1857 तक कंपनी शासन करती थी। कंपनी इन द सेंस कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए, वोडाफोन, टाटा, रिलायंस, फेसबुक, गूगल, इस तरीके से कंपनी शासन करती थी हम पे पूरे भारत पे 1857 तक। 1857 की क्रांति तब हुई, उसके बाद में 1858 का जब एक्ट आया था तब कंपनी के शासन को ख़त्म करके डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का शासन लाया गया था यहाँ पे। तो 1857 तक तो कंपनी शासन करती, तो पहले कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आए गए। तो संविधान का प्रथम दस्तावेज कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसमें बंगाल में गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई और उसके साथ में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कानूनों का क्रियान्वयन करवाना, ग्रास रूट लेवल पे जाके उनको इम्प्लीमेंट करवा देना, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा स्तर ये हो गया कि बंगाल में गवर्नर जनरल रहेगा, 4 सदस्य एक उनकी एक पूरी बॉडी रहेगी और इनके नीचे बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, तो यही जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे काम को, ओके। इसी के आधार पे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहे थे? वो एलिजा एम्फे करके रहे थे। और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन रहा था? वारेन हेस्टिंग रहा था। उस समय पूरे भारत पे भी शासन नहीं था अंग्रेजों का, धीरे धीरे बाद में अंग्रेजों का पूरा भारत पे शासन हुआ था, ओके। तो संविधान का प्रथम दस्तावेज कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें एक गवर्नर जनरल बंगाल में था और 4 सदस्य उसके साथ में थे। उसके अलावा पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो उसी लेवल की थी, बड़े लेवल की नहीं थी। आज का सुप्रीम कोर्ट से उसकी तुलना नहीं कर सकते, वहाँ के काम के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में कलकत्ता में। एलिजा एम्फे, कलकत्ता इन द सेंस आप फोर्ट विलियम को बोल सकते हो, उस समय उतना ही शासन था उनका, वो तो बस पैसे इकट्ठे करने के लिए बाहर जाते थे, बाकी उस जो किला बनाया था उसके अंतर्गत रहते। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। वहाँ से बोला गया ब्रिटेन की संसद के द्वारा ऐसा करो, अपने राजनीतिक कार्य अलग करो और इधर की साइड में अपने आर्थिक कार्य अलग करो। आर्थिक कार्यों के लिए उन्होंने बोला तुम अपना यहाँ पे व्यापारिक कार्यों के लिए उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं, ठीक है, निदेशक मंडल बना देते हैं। और राजनीतिक कार्य आप जो कर रहे हो उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देते हैं। तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। पिट्स भाई साहब आए थे इंडिया में तो उनके नाम पे ही पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। फिर 1813 में
एक्ट आया। वैसे तो हर 20 साल में चार्टर एक्ट आते थे। 1800 यहाँ पे 1773 के बाद में 1793, 1813, 1833, 1853, ये हर 20 साल के बाद में आते थे। फिर 1857 की क्रांति हो गई तो फिर अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ऐसे तो फिर हम ख़त्म ही हो जाएंगे, अब अपने भारत में रहना ही, शासन करना संभव नहीं हो पाएगा, तो कुछ नया लेकर के आते हैं। तो फिर 1857 की क्रांति के अगले साल ही 1858 में वो लेकर के आ गए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग प्रोसेस हुई। ओके, तो 1813 के एक्ट की अगर कुछ 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए तो पहली बात तो ईसाई मिशनरियों को अनुमति दे दी कि आप जाओ और भारत में प्रचार करो। ठीक है। दूसरा, कंपनी को बोल दिया अब तुम अपने व्यापारिक काम कम कर दो, फोकस करो राजनीतिक काम पे। फोकस किस पे करो? राजनीतिक काम पे। व्यापारिक काम सारे बंद कर दो, केवल 2 काम कर लो। एक तो चीन जो देश है ना उसके साथ व्यापार कर लो, एक चाय का व्यापार कर लो। अब चीनी चाय नहीं है, चीन देश है, चाय उत्पाद है। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना। चीन के साथ अगर व्यापार करना है तो BEIC कंपनी अकेली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, BEIC कंपनी सिर्फ भारत में शासन नहीं करती थी, भारत के अलावा बहुत अलग अलग देशों में भी शासन करती थी। ठीक है, वो अलग अलग जगह गई थी, जैसे अपना म्यांमार साइड में, नीचे की साइड में, सिंगापुर साइड में, या इंडोनेशिया साइड में। इंडोनेशिया में तो फ्रेंच लोग भी पहुंच गए थे। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में BEIC कंपनी काम करती थी। तो BEIC कंपनी को अधिकार था कि चलो तुम चीन के साथ तुम व्यापार करो। और चाय का ये 1813 में उनको बस इतना बोल दिया कि अब सिर्फ 2 चीज़ पे करो, बाकी चीज़ व्यापार नहीं करोगे, बाकी चीज़ अन्य कंपनियों को आने दो। ओके, ये 1813 में था। उसके बाद 1833 में बोल दिया अब चीन और चाय भी भूल जाओ, अब सिर्फ राजनीतिक काम करो। ओके, तो और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पद था उसे हटा करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा बंगाल वाला, उसके नीचे गवर्नर होंगे। ठीक है, तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। BEIC के सभी व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया और उस समय एक लॉ मेंबर बनाया गया, इसके साथ शामिल किया गया, उसे जोड़ा गया। उसे मैकाले नाम का, लॉर्ड मैकाले नाम का एक लॉ मेंबर था, वो BEIC के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जोड़ दिया गया। भारत के प्रशासन में भाग लेने की शुरुआत, भारतीयों के प्रशासन में भाग लेने की शुरुआत यहाँ से हो गई। 1833 के एक्ट में बोल दिया गया भारत के लोग बिना जाति धर्म के आधार पे जो है वो सरकार के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। LDC क्लर्क वगैरह बन सकते हैं, सिपाही बन सकते हैं प्रॉपर। वैसे सिपाहियों की भर्ती तो पहले से हो रही, लेकिन प्रशासन वाला काम जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाले भाग में भी आ सकते हैं। इस तरीके से वहाँ शुरुआत कर दी। 1853 में उन्होंने बोल दिया सिविल सेवकों की भर्ती जो होगी वो खुली प्रतियोगी परीक्षा से होगी। पहले क्या होता था, कंपनी अपॉइंट कर देती थी किसी को भी अपनी, तो अब क्या बोला, अब जो कलेक्टर बन के आएंगे, जो तहसीलदार बन के आएंगे, वो सब जो है वो एग्ज़ाम होगा। 1853 में ऐसा बोल दिया, लेकिन एग्ज़ाम यहाँ नहीं होता था, ये इंग्लैंड में होता था एग्ज़ाम, और भारत के लोगों के लिए पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि उसमें यूरोप का इतिहास और इंग्लैंड का इतिहास पूछा जाता था, भारत का इतिहास था ही नहीं उस समय उस हिसाब से। तो सिविल सेवकों की खुली भर्ती की शुरुआत 1853 के एक्ट में हो चुकी है, बस ध्यान रखने वाली बात है। 1858 में मैंने बताया 57 में क्रांति हुई, कंपनी को भंग कर दिया गया, शासन जो है वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया, और उस समय गवर्नर जनरल को वायसराय भी बोला जाने लगा। तो पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग रहे। ओके, फिर 1892 का अगर थोड़ा याद रखें तो विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई। तो इस समय तक हम जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनने लग गई थी, और विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भी मिलने लग गई थी। ओके, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें सांप्रदायिक पृथक्करण चुनाव की शुरुआत हुई। मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरल एरिया घोषित किए गए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिए गए। तो इसे हम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से, सांप्रदायिकता का शुरुआत भी मान सकते हैं। ओके, तो ये मार्ले मिंटो एक्ट 1909 था। ओके, बाकी देखो इन लेक्चर्स में पूरा 1-1.5-2 घंटे का लेक्चर, अपनी फुल लेक्चर सीरीज है, उसमें से आप देख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल यहाँ से निकल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। बाकी मेंस के हिसाब से और डिटेल में देखना हो तो अपनी एप्लीकेशन पे आप जाके देख सकते हैं, पॉलिटी लेक्चर सीरीज। GI एक्ट 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों के लिए आरक्षित और हस्तांतरित विषय। इस तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, सिख और ईसाइयों के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेटर सिस्टम बनाया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। अब देखो 1919 और 1935 सबसे ज़्यादा सवाल इन 2 से आते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करना और रटना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। 1919 का नाम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन। इस समय प्रांतों के लिए
उस समय 11-12 प्रांत बन चुके थे, प्रोविंस बन चुके थे, ठीक है। तो उन प्रांतों के लिए जो है वो स्वायत्तता दी जाने लग गई थी। तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों के पास में कुछ आरक्षित विषय और कुछ हस्तांतरित जो केंद्र के लिए भेज दिए गए, इस तरीके से। तो प्रांतों में द्वैध शासन, अब ये भी याद नहीं रख सको ना तो बहुत आसानी से याद रखना, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में हुआ। फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने 1935 में जब लेके आए तो उन्होंने प्रांतों को हटा करके केंद्र में द्वैध शासन कर दिया। ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछा गया है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना समझ लीजिए काफ़ी है, ठीक है। पहले प्रांतों के लिए कुछ जो है वो रिजर्व थे एंड कुछ हस्तांतरित विषय केंद्र को देने थे। अब उल्टा किया 1935 में, अब 1935 में केंद्र में द्वैध शासन कर दिया। केंद्र अपने पास में कुछ शक्तियों को रिजर्व रखेगा, बाकी चीज़ें राज्यों को हस्तांतरित कर देगा, दैट्स इट। 1919 प्रांतों में द्वैध शासन, 1935 केंद्र में द्वैध शासन, ओके। प्रांतीय स्वायत्तता अधिक बढ़ गई 1935 में, ओके। और द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कब हो गई है? 1919 में ही हो चुकी है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्य परिषद और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत 1919 में ही हो चुकी है, ओके। उसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत तो 1909 में हुई थी, लेकिन इसका विस्तार किया गया सिख और ईसाई क्षेत्रों के लिए, वो 1919 में किया गया। अखिल भारतीय महासंघ बनाया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया 1935 में। एंड फेडरल कोर्ट, जिसे हम आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसकी शुरुआत 1935 के एक्ट के तहत 1937 में हुई थी। जो पहला कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, जो 1773 वाला था, वो भी अपने आप में कोर्ट था, लेकिन एक छोटे से एरिया के लिए था। उसको आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट की कंपेयर करना है तो ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 में जो बना था उसके तहत, ये जीओआई एक्ट के तहत बना था। उसके अलावा जीओआई एक्ट में ही आरबीआई के बारे में बात की गई थी कि सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा। तो ये 1926 में बना था, लेकिन किस एक्ट के तहत बना था? 1935 वाले एक्ट के तहत बना था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया, इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया 1940 में। उन्होंने बोला कि ठीक है, संविधान सभा बनाएंगे, हम चुनाव करवाओ। संविधान सभा बनी और फिर उन्होंने जो है वो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। बन करके तो 26 नवंबर तैयार हो चुका था, लागू 26 जनवरी 1950। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है। ये क्या एक्चुअली में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, ओरिजिनल पेज है ये एक्चुअली में। तो यहाँ पे अलग अलग आपको कैलीग्राफी दिख रही होगी, ठीक है, ठीक है। अलंकृतकर्ता व्यवहार राम मनोहर सिंह सिंह के संक्षिप्त हस्ताक्षर राम, तो इन्होंने कुछ इसमें अलंकृत किया हुआ है ना, वो किया हुआ है राम मनोहर सिंह। अभी यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, उसमें ऐसा ही था, एनसीईआरटी की बुक में नीचे लिखा हुआ था कि इसका हिंदी अनुवाद, अपना जनगण मनगढ़ जो है वो उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो उस पर ही यहाँ पे लिखा, सवाल पूछ लिया था। तो ऐसे एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा होता है पूछ लेते। ओके, तो ये प्रीएम्बल एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। इसमें ओरिजिनल वाला है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें तीन ही चीज़ लिखी हुई है। इसमें आपको सोशलिस्ट नहीं दिखा होगा बीच में, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल में था ही नहीं, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और सेकुलर नहीं दिखा, तो ये ओरिजिनल वाला है मेन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसमें सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड सेकुलर एंड सोशलिस्ट जो बाद में जोड़ा गया। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी कौन सी? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी एंड एश्योर्ड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये तो अपना प्रीएम्बल, वैसे ही मैंने आपको दोबारा से बोल दिया। बट हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है कि हमने जो संविधान बना है उसका इतिहास विकास क्रम कैसे रहा। सबसे पहले हमने देखा 1773 वाला। 1773 में बोला ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। और तो पूछा जाए कि संविधान बनने का पहली शुरुआत, प्रथम दस्तावेज कौन सा है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, जिसमें गवर्नर जनरल बंगाल की बात की गई। पहले गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग थे। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य थे। उसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी, जिसके चीफ जस्टिस जो थे एलिजाबेथ थे। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। 1784 के इस एक्ट के तहत जो है वो जो कंपनी के काम थे राजनीतिक और व्यापारिक, उनको अलग अलग किया गया था।
1813 में ईसाई मिशनरी आए, चीन और चाय को छोड़ करके बाकी सब काम बंद कर दिए गए। 1833 में सारे व्यापारिक काम बंद कर दिए गए और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पहली बार जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा और पहला पद विलियम बेंटिक को दिया गया। ओके, तो व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए और भारतीयों के प्रशासन में शुरुआत हो गई। 1853 में सिविल सेवकों की ओपन भर्ती हो गई। 1858 में कंपनी भंग हो गई और शासन जो है वो ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। 1857 में विधान परिषद की बजट पर बहस की शुरुआत हो गई। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक है, तो इसे सांप्रदायिक पंचायत या पार्लियामेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, देखो मार्ले और मिंटो, मोंटेग और चेम्सफोर्ड, ठीक है, तो ये एक इंग्लैंड में जो होता था वो सचिव होता था, इंडिया सचिव होता था, एक उसका नाम होता एंड एक होता था अपना वायसराय जो होता था उसका नाम होता था, ठीक है, एक एक करके होते थे, मार्ले एंड मिंटो, इस तरीके से। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में एंड उसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 में, ये ध्यान रखने का है। एंड 1935 में केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ, फेडरल कोर्ट, RBI, ठीक है, और अपशिष्ट शक्तियाँ बची हुई जो शक्तियाँ हैं वो गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट में दे दी गई थी। अभी भी अपशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास में होती हैं। कैबिनेट मिशन आया, चुनाव हुए, संविधान सभा बनी, संविधान बनाया और लागू किया, ठीक है, तो ये हुआ संविधान विकास प्रक्रिया। अब संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी यहाँ संविधान सभा तक हमने सिर्फ लिख दिया, अब संविधान सभा के बारे में पढ़ना होगा। ओके, तो संविधान सभा की पहली बार जो मांग की थी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने कर दी थी, बहुत पहले कर दी थी, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। ऐसे तो 1930 में भी कांग्रेस ने जब 26 जनवरी को झंडा फहराया था तब भी उन्होंने बोला था कि हमारा खुद का संविधान होना है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने 1935 में मांग की। उससे पहले स्वराज पार्टी और मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी ये मांग कर दी थी। तो ऐसा कुछ पूछा जाए कि किन किन लोगों ने जो है संविधान सभा की मांग की थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उन्होंने बोला कि हम जो है आपको संविधान सभा बनाने के लिए अनुमति देंगे, लेकिन पहले द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने दो, उसके बाद में हम सोचेंगे। तो संविधान निर्माण के सर्वप्रथम जो है उन्होंने प्रस्ताव मान लिया कि हम संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे। फिर उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो उन्होंने बोला प्रांतीय चुनावों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया कि अब हम प्रांतों में चुनाव करवाएंगे, प्रांतों में MLA का चुनाव करवाएंगे। ओके, 11 प्रोविंस थे, उनमें चुनाव करवाएंगे हम, और उनमें से इनडायरेक्ट तरीके से हम संविधान सभा का जो है वो गठन करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन करेंगे। वही संविधान सभा का काम भी करेगी और वही अंतरिम सरकार का भी काम करेगी। ओके, फिर प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए जुलाई और अगस्त 1940 में। ये बहस मताधिकार पर आधारित नहीं थे, ये कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कुल सीट जो थी वो 389 थी, 396 जो थी वो राज्यों से आती थी और 93 जो थी वो अपने जो राजा महाराजा थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनसे आती थी। ओके, फिर उसके बाद में जो है वो सिर्फ 299 सीट रह गई थी उसके कुछ समय बाद में, क्योंकि आज़ादी के बाद में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो अलग हो गए थे, तो आज़ादी के बाद में सिर्फ 299 सीट रह गई थी, उनमें से 15 महिलाएं थी, ये ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1940 को, अब संविधान सभा का गठन की बात करी जाए तो 2 सितंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ये ध्यान रखना, 2 सितंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, उन्हें बनाया गया था। फिर उसके बाद में अगले दिन ही, एक्चुअली में उसी दिन जो है वो नए अध्यक्ष के लिए चुनाव करने की घोषणा कर दी गई और 11 दिसंबर को नए अध्यक्ष बन गए, स्थायी अध्यक्ष जो बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो, जैसे आज के टाइम पे जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो मेन कुर्सी पे बैठता है, उस समय वो भी मेन कुर्सी पे बैठते थे। तो ये संविधान सभा की जो बैठक होती थी वो सेंट्रल हॉल में होती थी, केंद्रीय हॉल में होती थी, ठीक है। तो कुल 11 अधिवेशन हुए इस संविधान सभा के, ये इतना दिन लगे, और 26 नवंबर 1949 को अंतिम अधिवेशन हुआ। उसके बाद में उन्होंने 2 महीने बाद में फिर से बुलाया गया दस्तखत करने के लिए, और पूरा संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो इसको 2 कारण मान सकते हो आप, संविधान को लागू करने के लिए इतना टाइम क्यों लगाया उन्होंने। एक कारण तो मैंने आपको बताया था, 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस के द्वारा जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एंड देन एक कारण आप ये भी बोल सकते हो कि भाई देखो, भारत को 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली है, ठीक है, अब 26 नवंबर को ही आप दूसरा दिन बनाओगे तो 3-4 महीने के गैप में
तो मतलब देश को अगर तुम्हें थोड़ा बहुत देशभक्ति जगानी है तो 6-6 महीने के अंदर गैप में देशभक्ति जगाओ। देखो हमें भी, आपको भी पता है, 2 दिन ही देशभक्ति आती है, 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन, उसके बाद भूल जाते हो देशभक्ति क्या होती है। तो देशभक्ति इंटरनल होती है, हमेशा रहनी चाहिए, ओके। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविकता में। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार कम से कम 2 बार तो देशवासियों को ध्यान दिलाओ कि तुम लोकतांत्रिक राज्य में और गणतांत्रिक राज्य में रह रहे हो। लोकतंत्र यानी 15 अगस्त के दिन वाला हो गया, जिस दिन हम सरकार का मुखिया खुद चुनेंगे, और फिर 26 जनवरी यानी गणतंत्र यानी देश का मुखिया हम चुनेंगे। तो 2 दिन लोगों को ये याद कराने के लिए भी आप इसे मान सकते हो, ओके। दोनों ही कारण है एक्चुअली में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो याद करने की जरूरी है, बहुत आसान भी है। देखो केंद्र में केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू थे। संघ के लेवल की जो बात होगी ना वो सब जवाहरलाल नेहरू को दे दो। तो प्रांतों का एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। तो प्रांतों वाली बात जो है वो सरदार पटेल को दे दो, ओके। तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को दे दो। संघ की शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को दे दो। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल को दे दो। प्रारूप समिति मैंने बताया कि BR अम्बेडकर, पहले भी बोल चुका हूँ। इसमें 7 सदस्य थे, नाम याद रख लेना हो जाए तो मैं बोल देता हूँ। N गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इन 2 की मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह N माधव राव और TT कृष्णमाचारी आ गए। N गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव और TT कृष्णमाचारी, उसके अलावा BR अम्बेडकर। तो ये टोटल थे, ओके। एंड नियम एवं संचालन समिति, जो ऊपर कुर्सी पे बैठेगा वही नियम बनाएगा, वही संचालन करवाएगा। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनको ही दे दिया गया। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली 2 समितियाँ हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की जो मेन समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, लेकिन उसकी उप समितियाँ थी मूल अधिकारों वाली JB कृपलानी और अल्पसंख्यकों के लिए HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और 22 जुलाई 1947 को झंडा को भी एडॉप्ट किया गया था। तो ये समितियां हैं, याद करनी है, याद करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको ये दिन भी इंपॉर्टेंट दिखाता हूँ। देखो क्रिप्स आया था, उन्होंने बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो है संविधान सभा बनाएंगे। कैबिनेट ने बोला चुनाव करवाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा बनवाते हैं, ठीक है। कुल सीट 389 थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो 299 सीट बची थी, ओके। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, लेकिन 2 सितंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हो चुका था। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। 11 दिसंबर को जो है वो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये बाद में नियम संचालन समिति के अध्यक्ष भी रहेंगे, ओके। कुल 11 अधिवेशन हुए थे एंड ये आपको पता ही है। संघ के रिलेटेड जो बात हो जवाहरलाल नेहरू को थोप दो। प्रांतीय रिलेटेड, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स का एकीकरण किसने करवाया था? प्रांतों का एकीकरण किसने करवाया था? सरदार पटेल ने, तो वो सरदार पटेल को बना दो, ओके। प्रारूप समिति आपको पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये 7 नाम, गोपाल स्वामी अय्यर, उसके अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव एंड TT कृष्णमाचारी। नियम संचालन आपने राजेंद्र प्रसाद जी को दे दो। मौलिक अधिकारों की जो मेन समिति है वो सरदार पटेल के नाम है, लेकिन उप समिति JB कृपलानी ये मूल अधिकार और अल्पसंख्यक HC मुखर्जी। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद, ओके। ये हुआ। अब संविधान के भाग हैं और संविधान के ये अनुसूचियां हैं और ये प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो अभी ये इन्हें देखते हैं।